The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 160 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है, 2021 का मकर संक्रांति। और आज सबसे पहले मैं आप सब दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले लोहड़ी की, फिर मकर संक्रांति की, घुघुतिया त्योहार की, खिचड़ी संक्रांति की, पोंगल की, बिहू की, संक्रांत की, और भी बहुत सारे देश के हिस्सों में तमाम तरह के नामों से इस त्योहार को पुकारा जाता है, मनाया जाता है। आज भगवान सूर्य जिन्हें हम कहते हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सबको ये दिन शुभ हो। 2021 आपके जीवन में उन्नति लाए, प्रगति लाए और सच में 20 से 21 रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का द टीचर शो शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ रोज की तरह हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं शो में, और आज के गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं द टीचर शो में। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं आदरणीय गिरीशन जोशी जी, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक। बहुत दिनों बाद हैं हमारे साथ शो में। और मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर पवन कुदवान साहब हैं। कुदवान साहब, आपका भी स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शो की शुरुआत हम जैसे हमारे इस भारतीय परंपरा में है कि भगवान गणेश को याद करते हैं, सबसे पहले गणेश जी पर धूप चढ़ाते हैं। तो हमारे गणेश जी गिरीश जी हैं, जिन पर हम सबसे पहले धूप चढ़ाएंगे, उनका सवाल लेंगे और सवाल का सही जवाब देने वाले दर्शकों को दिया जाएगा माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत चश्मा। तो ध्यान से सवाल को देखिए और सबसे पहले सही जवाब दीजिए, ताकि आपको खूबसूरत गिफ्ट मिल सके। आपके प्रति लोगों में संदेह जाए कि ये सरकारी शिक्षक हैं और असरकारी शिक्षक हैं। ये पढ़े लिखे शिक्षक तो हैं ही हैं, पढ़ते लिखते शिक्षक भी हैं, आज भी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा, आज का सवाल वो पढ़ेंगे। जोशी सर, आदरणीय। सवाल स्क्रीन पर लाइव है। म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नमस्कार, आप सबको नववर्ष की बधाई और मकर संक्रांति की बधाई। डॉक्टर पवन का विशेष अभिनंदन और आभार इनके प्रति कि ये आप हमारे शो में आए। साथ ही माया ऑप्टिकल्स के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करना कर्तव्य समझता हूँ। आज का प्रश्न ये है कि वह कलाकार कौन है जिन्होंने अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। कई भाषाओं में गाने के लिए हम इन्हें जानते हैं, जिनमें लैटिन है, अमेरिकन, अरबी भाषा है, फ्रेंच भाषा है। इन्हें चारों मुख्य दक्षिण भारतीय भाषाओं
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के गीत गायन के लिए राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए, और ये प्रथम कलाकार थी जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की संसद में सम्मानित किया गया था। कई भारतीय कलाकारों को किया गया, लेकिन सबसे पहले इन्हें सम्मानित किया गया था। मुझे जहां तक याद है, वे बैक 1997 में, 1997 में भारत में इन्हें छोटी कोयल भी कहा जाता है, एक विशेष पर्पज से। और इनका तो पहला कंसर्ट ही रॉयल एल्बर्ट, मेडन कंसर्ट जो इनका था विदेश का, वो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में हुआ। तो हम किन कलाकार की बात कर रहे हैं, यह आज का प्रश्न है। Who is the artist winning a record national film awards and is known for mastery of singing in multiple languages including Latin, Arabic and French, has won all the 4 major South Indian state film awards, which is Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, and was the first Indian artist to be honored by the Parliament of the United Kingdom, जिसे हम House of Commons कहते हैं, way back in 1997. Back in India, she is known as the Small Koel, and her maiden concert was at the Royal Albert Hall in London. Whom are we referring to? Which artist are we referring to? ये आज का प्रश्न था, हिंदी और अंग्रेजी। जी भट्ट जी, डॉक्टर भट्ट। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपके शानदार सवाल के लिए। और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सवाल का जवाब देंगे। दर्शकों, ये सवाल स्क्रीन पर लगातार रहेगा कमेंट्स के रूप में। आपसे अनुरोध है कि इसको पढ़ करके ढूंढिए, खोजिए। अभी आपके पास 1 घंटे का समय है और अगले 1 घंटे में आप हमें जवाब दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम चलते हैं, इससे पहले कि हम आप आज के मेहमान हमारे डॉक्टर पवन कुदवान जी से मुखातिब हों, बहुगुणा जी से मुखातिब होना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैं हेमंत बिस्ट सर आज भी हमारे साथ नहीं है, और पिछले एपिसोड में भी नहीं थे। पिछले एपिसोड में कोई भी नहीं था, मैं अकेला जूझ रहा था। आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे जी हमारे जो तब के मेहमान थे। मैं जोशी सर, क्या हुआ, आपकी पेमेंट नहीं पहुंच पाई क्या अभी तक हमारी शो की ओर से? क्या मुझे लगता है आपके चेक जो है बाउंस हो गया शो वाला, तो इसलिए आप शो में आ नहीं रहे इतने दिनों से। यार ऐसी बात तो नहीं है, चेक बाउंस होने का क्या मतलब है? बहुगुणा जी भी नहीं आ रहे सर, इनका तो हो गया था। नहीं, मैं एक शो तो मैंने आपके साथ ही किया था, हल्द्वानी, जब उस दिन हल्द्वानी था। उसके बाद 2 शो, पता नहीं, एक शो में मैं देख रहा था पीछे से, और एक शो में मैंने मिस किया। 160 शो में एक शो मैंने कंप्लीटली मिस किया, और उसको बाद में मैंने उसको यूट्यूब में देखा। बहुत अच्छा शो था, लेकिन एक शो में मिस कर गया। मैं भी आप लोगों की पंक्ति में आ गया, आपकी और भट्ट जी की और बहुगुणा जी की, जिन्होंने 160 लगातार रन नहीं बनाए, लेकिन एक शो मिस कर गया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। चलिए, मैं बहुगुणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मुखारबिंद खोलें और पवन कुदवान जी का स्वागत करें शो में। जी जी, डॉक्टर पवन जी का, मैं पवन जी मेरे गांव के बगल का जो स्कूल है उसमें ही है, नागनी एक जगह है। और नागनी किसी जमाने में जब आप ऋषिकेश से मतलब गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते थे तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। और चूंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक नदी भी बहती है जो पूरे साल भर बहती है, ये क्षेत्र अपने घराट के लिए भी बहुत विख्यात था। बहुत सारे घराट हुआ करते थे। जब हम छोटे थे तो चक्की में आटा पिसवाने के लिए हम यहीं जाया करते थे। तो उस जमाने में मेरे ख्याल है यहाँ पे 70-80 घराट हुआ करते थे। मेरे ख्याल है पवन जी बताएंगे शायद 7-8 घराट अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन वो खाली नाम मात्र के लिए बचे हुए हैं। और यहाँ मेला भी लगा, इसके पास में मेला भी लगा करता था कभी बढ़िया सा। और यहाँ पे एक सज्जन है अभी भी, जहाँ पवन जी उस दिन बैठे थे, वो पेड़े अभी आज भी घर के बने हुए मावे के पेड़े बनाते हैं। पकौड़िया यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। और ये पट्टी पुजार गांव साइड जाने के लिए एक प्रमुख मार्केट हुआ करता था। अब ये मार्केट उतना बड़ा नहीं रह गया, लेकिन सांस्कृतिक और उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। आज भी है, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे आधुनिक ढाबे वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खुलने से थोड़ा सा नागनी का महत्व कम हो गया है। और जब गेट सिस्टम हुआ करता था तो ये नागनी गेट भी हुआ करता था। और पवन जी वहीं नागनी में अध्यापक हैं, अंग्रेजी के अध्यापक हैं। बाकी ये अपने बारे में खुद ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं आ नहीं पाया पिछली बार से, मेरा नेटवर्क आजकल बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। 2-2, 3-3 फोन लेके बैठा रहता हूँ, कौन सा काम कर जाए पता नहीं।
वो शेयर मैं कर सर देता हूँ। सर बहुगुणा जी, जब जब झूठ बोलते हैं तो उसको याद भी रखना पड़ता है सर। पिछली बार आपका नेटवर्क पूरा था, आपने कहा मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। ऐसा कहा था मैंने? जी वो महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं जब कोई बात पिछली बार कहता हूँ और अभी जो बात कहता हूँ, अगर मेरी पिछली बात और नई बात में कोई कंट्राडिक्शन हो तो मेरी नई बात को सही माना जाए, पिछली बात को भूल जाया जाए। मैं गांधी, आप जानते हैं मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन सर हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप वो कौन से वाले जाम में फंसे हुए थे। वो जाम के बारे में बड़े रुचि रख रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि वो जाम कौन सा है जिसमें आप फंसे हुए थे। उनको कहिए जाम के बारे में पता करना है, गालिब की मीर की एक दीवान ले ले, सर उन्हें ये बहुत लक्ष्यार्थ और भावार्थ का चक्कर है। ये लक्ष्यार्थ कहीं और है, भावार्थ कुछ और है। जो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जी, इस पर हम जांच बैठाएंगे सर। एक सदस्यीय जांच कमेटी आदरणीय जोशी जी की अध्यक्षता में बैठेगी, जो तय करेगी कि आप कौन से जाम में फंसे हुए थे। ठीक है, एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड। तो चलते हैं हम आज के हमारे मेहमान डॉक्टर पवन गुदवान साहब के पास, जो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुदवान साहब, बहुत दिनों बाद जब हम मिलते हैं तो ऐसी थोड़ा सा मजेदार बातें होती हैं, हमें भी अच्छा लगता है और दर्शकों को भी आनंद आता है सब चर्चा में। चाय के साथ चर्चा बहुगुणा जी करें तो आपका स्वागत है सर। और जैसे कि हमारी शो की परंपरा है कि हम अपने मेहमान को पूरा अवसर देते हैं, 1 घंटा पूरा आपके नाम है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय आप स्वयं दें बचपन से, क्योंकि हम सब पहाड़ में रहने वाले लोग हैं और पहाड़ों का जनजीवन कितना कठिन है हम सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो आपके विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक का जो सफर है आपका अंग्रेजी के शिक्षक बनने तक का, ये कैसा रहा और क्या क्या बाधाएं आई, आप बताइएगा, ताकि हम सब आपसे सीख सकें और आने वाले समय में उससे सबक ले सकें। गुदवान साहब। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सर्वप्रथम द टीचर शो के प्रमुख स्तंभ नमन करता हूं, सरदेय जोशी सर, पूर्व निदेशक CCRT दिल्ली, द टीचर शो के संयोजक डॉक्टर DN साहब भट्ट जी और सह संयोजक आदरणीय बहुगुणा साहब, आपका मैं हार्दिक नमन करता हूं। और यहाँ पर एक और जो प्रमुख स्तंभ है, सरदेय राज्य गीत के रचयिता बिष्ट जी, उनको भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि आखिरकार एक ऐसा शो जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है और 160वीं कड़ी में मैं भी मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको इतने मजबूत स्तंभ जो इस शो के है, मैं बहुत बहुत नमन और वंदन करता हूं आपको, क्योंकि आखिर मैंने इस शो में जो देखा है अब तक बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग आए हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ ये मौका मुझे कैसे और क्यों मिल गया। इसके अलावा इस समय जितने भी आज का दिन वास्तव में अपने में एक बहुत खास दिन है। जैसे डॉक्टर भट्ट साहब ने हमारे भारत की जो विविधता है वो हमारे पर्वों में, हमारे दिनों में भी साफ रूप से स्पष्ट दिखती है। खिचड़ी संक्रांत से लेके हमारा उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र का, क्योंकि क्षेत्रों में तो हम नई सारी जगह के जो त्योहार है, घुघरी त्योहार हो गया, पोंगल हो गया, इसी तरीके से जितने भी त्योहार है, ये सारे के सारे त्योहार जो है इस भारतीय संस्कृति के एक विविधता में एकता का एक बहुत प्यारा गठजोड़ है। और इस दिन मुझे मौका मिला तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। खिचड़ी संक्रांत भी इसे कहते हैं। खिचड़ी तो अपने में ही एक बहुत बड़ा अर्थ लेके ही आती है। खिचड़ी का तात्पर्य कि उन सारी चीजों को एक साथ मिला के और एक अच्छा स्वाद देना, ये इसकी विशेषता होती है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लेती अपने को तैयार होने में। तो इस दिन में और तमाम जितने भी इस फेसबुक इस लाइव चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के, और यहाँ तक ये शो तो संभवतः भारत राष्ट्रीय स्तर बाहर भी देखा जाता है, उन सबको भी मैं नमन और वंदन करता हूँ और इस शो के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी डॉक्टर भट्ट साहब, जैसे आपने कहा अपने जीवन परिचय के बारे में, मैं ठेहरी गढ़वाल के ग्राम स्यालसी, पोस्ट ऑफिस भगवान, जौनपुर टेहरी गढ़वाल का वासी हूँ और वर्तमान समय में राजकीय इंटर कॉलेज नागरी में कार्यरत हूँ।
शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बोगड़ा साहब ने नागनी की बहुत सुंदर विशेषताएं बताई है। वास्तव में नागनी कई मायनों में अपने में बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्थान है। बस सामने बिल्कुल हाईवे है, ठीक हाईवे के सामने हमारा इंटर कॉलेज नागनी है, और नागनी के सामने वहीं पर एक भरत मंदिर का भी बना हुआ है, जिसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया धजाया गया है। और इसी के साथ साथ आपने कई घाटों की बात करी थी, 70-80 घाट, लेकिन अभी भी वहां पर जीवंत अवस्था में 5-7 घाट है। उनमें से 2 तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, कभी कभी हम भी उस घाट का आटा खा लेते हैं। तो इस तरीके से वहां पर वास्तव में भूमि बहुत उपजाऊ है और लोग भी बहुत प्यारे हैं। फिर वहीं पर आदरणीय बोगड़ा जी का गांव, जो छोटी काशी के रूप में सावली भी जाना जाता है, और इसी तरीके से गब्बर सिंह की विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह की भी भूमि चंबा, और इसी तरीके से कैसे भूलेंगे हम रियासती शासनकाल में जिन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि आखिर स्वच्छंदता और स्वतंत्रता भी एक अपना जीवन होता है, सिरदेव सुमन जी को की भूमि को। तो बहुत सुंदर है सर वहां पर। मेरे बाल्यकाल की जहां तक है, प्राथमिक शिक्षा मेरी अपने ही गांव सियालसी से हुई है। मेरी क्या, हम तमाम लोग जो मेरी और मेरी से पहले की पीढ़ी के हैं, सब लोगों का है, क्योंकि उस दौरान में हमारी जो शासकीय शिक्षा थी बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी। सभी की पढ़ाई अपनी ही प्रारंभिक गांव के प्राथमिक विद्यालयों से हुई है। इसके बाद कक्षा 6 के बाद मुझे जो है क्योंकि उस समय पहली बार टिहरी जनपद में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला था, तो हो सकता है मैं क्योंकि ये कहूँ कि जी मैं परीक्षा में प्रतिस्पर्धा में निकल गया, ये तो ऐसा लगता है शायद पहला ही खुला था, कैंडिडेट ही कम रहे होंगे, तो चयनित होके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रताप नगर में पहुंच गया। यानी कि प्रताप शाह की जो नगरी है जो उन्होंने बसाया, वहां पर रहा। 6 से 12 तक वहां पर अध्ययन किया। और उसके बाद क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की भी थीम साहब बहुत बहुत सुंदर है। कम से कम एक चीज तो जवाहर नवोदय विद्यालय बताते हैं कि जीवन में उलझने कितनी भी हो या जिस तरीके का भी वातावरण हो, आप अपने को कैसे सबल बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी है। विद्यालय हर कोई अपनी पठन पाठन पद्धति को तो पढ़ाता ही है, लेकिन जीवन की जटिलताओं को और बहुत छोटी छोटी बातों से एकदम परेशान हो जाना, ये सब कुछ इसकी बड़ी आधार जो मुझे लगता है, क्योंकि जब वहां से पढ़ा हूं और आपने मंच दे दिया, तो वहां की भी एक आत्मीयता से उसको, उस भूमि को भी सलाम करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो 6 से 12 तक जो है जीवन मेरा वहीं पर रहा। उसके बाद क्योंकि जैसे मैं पिछले शो में भी अभी बडोनी जी के शो के बारे में जो 11 गोविंदो पेज है, वहां पर भी बातचीत हुई थी, तो अपनी स्वस्थता के लिए काफी ठीक मानता हूं सर मैं। उसके बाद जब इंटर पास हो गया वहां से, तो कोई बड़ा विजन नहीं था शिक्षा को लेके। बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक ये नहीं था कि मैं कोई राजकीय सेवा में आऊंगा, कुछ नहीं। इस बीच मैंने फिर अपनी शुरुआत जो है, क्योंकि मेरी उसके बाद की जो एजुकेशन है वो सारी की सारी प्राइवेट है, व्यक्तिगत विद्यार्थी के रूप में मैंने अध्ययन किया है। और इस बीच मैं मसूरी में भी होटल लाइन में ही अपन काम करने लग गया था, साल भर हो गया था मुझे। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार, उस समय सपा की सरकार थी, और ये अनट्रेन्ड टीचर की भर्ती हुई थी, क्योंकि इंटर में ठीक मार्क्स थे, तो उस बेस से वो मेरिट बेस से उस पर नंबर आ गया, और फिर वहीं से जो है शिक्षा जगत की शुरुआत हो गई है। तो मेरी शिक्षा में जो शुरुआत हुई है वो एक अपर शिक्षक के रूप में हुई है, और 2002 तक मैं वहां पर रहा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैर में। फिर वहां के बाद 2003 में साहब जनपद रुद्रप्रयाग में LT इंग्लिश के पद पर मेरी नियुक्ति रही, और 7 साल मैं वहां पर रहा। तो इस तरीके से जो है वो सेवा और सेवा से आने से पहले का जो एक जीवन है ये यही है। और जितनी भी मेरी इसके बाद की शिक्षा दीक्षा है वो सब व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में है। इसे भी मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आपने संस्थागत लिया या व्यक्तिगत लिया। संभवतः मुझे नौकरी अनट्रेन टीचर मैं ना बनता तो फिर जाके इतना सब कुछ भी कहाँ हो पाता जो भी इस समय दिनचर्या चल रही है। तो इस तरीके से भट्ट साहब यही मेरा जीवन परिचय है, और तो कोई विशेष उल्लेखनीय ऐसा नहीं है। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर? जी सर, आवाज सही नहीं आ रही सर? आ रही, पूरी आ रही सर। बोगड़ा जी का कोई दिक्कत होगी? आवाज फुल आपकी बढ़िया है जी। मैं काफी जोर से नहीं जी, बिल्कुल जी, जोर लगाने की जरूरत नहीं है सर, आपकी आवाज पहुंच रही है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए।
नहीं डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मंच आप लोगों ने दिया, पता नहीं क्यों, तो आवाज तो वैसे भी आएगी सर अब। हाँ सर। बहुगुणा जी के शायद सिस्टम में या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, तो आवाज आपकी बिल्कुल फिट है। बहुगुणा जी, आप चेक कर लीजिएगा, आप अपना जो भी यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, संयंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तीनों को चेक करिएगा। हमें आवाज एकदम बढ़िया आ रही है। तो कुदवान साहब, अब हम आपका जो काम है, एक बड़ा बड़ा मैंने जब पढ़ा सुना तो मुझे भी बड़ा मतलब उत्सुकता हुई जानने के लिए कि ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति, मतलब जी आप जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है परंपरागत चिकित्सा पद्धति? इससे आपका अभिप्राय क्या है? और खासकर अगर हम उत्तराखंड के मैं परिप्रेक्ष्य में किसी को बात सुन करें नहीं पा रहा तो हूँ। लोगों, अरे कोई बात नहीं सर, लेकिन हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। आपके एंड में कोई दिक्कत होगी तो सर, एक तो मैं जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति है क्या, और हमारे जो हिमालयी राज्य हैं, खासकर उत्तराखंड, तो यहाँ लोगों का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति? जरूर सर, जरूर। जी 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 जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस विषय पर बोलने से पहले मैं जरूर सबसे पहले, क्योंकि वक्त की तो जैसा आपने कहा कमी नहीं है, तो थोड़ी लंबी वार्ता कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, है? जी जी बिल्कुल। मैं क्योंकि ये मेरा शोध का विषय है, तो शोध का विषय ये, इस पे मैंने काम जो रहा है डॉक्टर साहब, ये 2006 से और 2011 के पास के टाइम पीरियड में मैंने किया। मैं इससे पहले कि इस विषय पे कुछ बोलूं, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को जरूर नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आखिरकार ये सब जो है, आखिर इस विषय पे आपने मुझे जोशी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। आपकी पूरी आवाज से कोई आवाज नहीं सर, मेरे पे नहीं आ रही है। आपकी साफ आ रही है जी। जोशी सर, आप तक आ रही है आवाज? जी। तो सबसे पहले मैं सरदेव प्रोफेसर डीपी सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी जी को का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको नमन करता हूं सर। उन्हीं के दिशा निर्देशन में, शोध निर्देशन में मैंने कार्य किया। अब जहां तक इस शोध की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति से आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, इस संबंध में परंपराओं का जब हम बात करते हैं, तो परंपरागत चिकित्सा पद्धति का जो स्वरूप है सर, यदि हम इसको, क्योंकि हम यदि व्यापक स्तर पे देखेंगे उसे, तो फिर हमारा पूरा वैदिक काल का स्वरूप आ जाता है। वो कहीं ना कहीं जब भी, यानी कि जब भी हमारी इस धरती पर एक जीवनचर्या का शुरुआत हुई है, ठीक उसी के साथ साथ अपने आप ही स्वतः ही ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति भी संलग्न हो गई है, क्योंकि मानव की जीवंतता के लिए इसका साथ होना भी आवश्यक था। तो जहां तक परंपरागत चिकित्सा पद्धति का जो प्रचलन है गढ़वाल हिमालय में, क्योंकि आप देखेंगे तो गढ़वाल हिमालय तो वैसे भी पूरी देश दुनिया की, जिसे कहते हैं कि आयुर्वेदाचार्य और जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी बड़े योगिक व्यक्ति और वैद्य है, उन तमाम लोगों की केरला स्थली रही है यहाँ पर। सभी ने अपने अनुसंधानिक कार्य और अपनी नई नई सोचों को, यहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण भी तो बहुत सुंदर है, उन सब चीजों के साथ यहाँ पर काम किया। जब यहाँ पर इस तरीके से काम हुए, तो यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का लोकमानस है, वो इससे लाभान्वित हुआ। अब परंपरागत चिकित्सा पद्धति से अभिप्राय, जो आपका सीधा सा प्रश्न है मेरा, वो सारी की सारी पद्धतियां जो हमारे साथ जब हमने अपना जीवन यहाँ पर, यानी हमारी जीवनचर्या शुरू हुई, उसी समय से विभिन्न प्रकार के हमने अपने प्रयोगों के द्वारा, हमने अपने लोक विश्वासों के द्वारा, लोक विश्वासों के साथ साथ जो पहले से एक तरीके से जो परिपाटी चली आ रही है, और क्योंकि ये जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है डॉक्टर भट्ट साहब, इसका जो मूल जो आधार है वो है लोक आस्था और लोक विश्वास। यदि ये सब कुछ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप विश्वास कीजिए कि फिर ये तर्क और वितर्क का विषय बन जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी और जितनी ये चीजें इसमें जुड़ती गई है, वो सारी की सारी चीजें पशु पक्षियों, मानव और तमाम ऐसी चीजों से कि जो अपने आप स्वाभाविक प्रक्रियाओं से हमने उस समय के जो नुस्खे प्राप्त करे, वही जाके धीरे 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 हमारे जनमानस या लोकमानस में प्रचलित होने लग गए। और ये मुख्यतः ये शुरुआती दौर में मौखिक परंपरा के तहत चला। धीरे धीरे जैसे
विकास होता गया तो फिर इसका दस्तावेजीकरण भी होता गया। तो परंपरागत चिकित्सा अभिप्राय से अभिप्राय यही है कि जो हमारे साथ जो बिल्कुल हमारे, या हम बड़े स्तर पे कहें तो वैदिक काल से लेकर गढ़वाल हिमालय के जो शुरुआती काल में है, जब यहाँ पर कोल, तंगण, भील, यक्ष आदि ये इस तरीके के मूल निवासी मूल जातियां जो यहाँ पर थी, इन्होंने जो अपनी दिनचर्या के साथ तो तमाम सारे आयुर्वेदिक नुस्खे और अपने प्रायोगिक जो इनके प्रयोग थे उनका प्रयोग करना शुरू करा। धीरे धीरे वहीं से जाके इसका एक आज भी जो परंपरागत रूप में ये गतिमान है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम थोड़ा थोड़ा जो समझ पाए उस पर अभी आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन जी मैं जी ये भी आपसे जानना चाहूंगा इसके साथ साथ कि ये चूंकि मुझे लगता है कि आदि मानव जब से रहा होगा या जब से हिमालय में पहले इंसान के चरण पड़े होंगे, बसासत हुई होगी, तब से उन्होंने इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन और शोध शुरू किया होगा और धीरे धीरे अपने जीवन का अंग बनाया होगा। मैं आपसे ये भी जी जानना चाहूंगा कि शोध के दौरान आपको जो पुरातन काल से जब से इस तरह की पद्धतियां शुरू हुई, तब से आज तक इनमें क्या जी क्या परिवर्तन, परिवर्धन, परिमार्जन हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा सर। जी, मुख्य रूप से तो जो मैं शुरू में ही कहना चाह रहा था लेकिन नहीं वो कर पाया, जो डॉक्टर भट्ट साहब ये जो मुख्यतः ये जो गढ़वाल हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ये यहाँ के ऐतिहासिक स्वरूप पे ही आधारित है, एक हिस्टोरिकल स्टडी है ये। तो बिल्कुल जो शुरुआती काल से लेके और अब तक में, यानी कि यदि हम यदि इसकी ऐतिहासिक सुदृढ़ता पे जाएं, इसको भी यदि इसको भी हम तीन भागों में एक तरीके से प्राचीन काल की जो यहाँ पर जो सुदृढ़ता थी वो इसकी कैसी थी और मध्यकाल में कैसी आई, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए तो उस दौरान ये किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुई या लाभान्वित हुई, दोनों ही पक्ष है। शुरुआती काल में यदि हम इसका देखें भट्ट साहब, तो क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा, यहाँ तो अभी देख लीजिए आप दुगड्डा जो है, पौड़ी का दुगड्डा ब्लॉक है, वहां पर चरक का डांडा विद्यमान है। इसी तरीके से कहा जाता है कि चरक जो ऋषि चरक थे वो यहाँ पर आए और किरातों के सहयोग से उन्होंने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के अनुसंधान किए। ये शुरुआती काल का बता रहा हूं मैं। और इसी तरीके से देखिए आप कि जब यहाँ के जो वैद्य थे, यहाँ के जो आयुर्वेदाचार्य थे, उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि यहाँ तक कि असीरिया, अरब, विभिन्न प्रकार के देशों में ये अपने जड़ी बूटी के ज्ञान से भी जाने जाते थे। और यहाँ तक कि यहाँ की जो जड़ी बूटियां थी, हिमालयी जड़ी बूटियां, ये वहां दूर दूर तक विदेशों तक जाती थी। तो इस तरीके से उस समय का इनका बड़ा सुदृढ़ आधार था इसका। धीरे धीरे जैसे जैसे अब हम इसके बाद जब मध्यकाल में आए, तो मध्यकाल का जो पीरियड है, यानी कि जो देश में जिस तरीके से चल रहा है उससे प्रभावित कोई उत्तराखंड कोई अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि जो गतिविधियां एक तरीके से हम ये कहें कि देश स्तर पे हो रही थी, तो उनका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ रहा था। मध्यकाल के दौरान जो है, यद्यपि जितनी इसकी सुदृढ़ता प्राचीन काल में थी, तो उसके बाद इसमें अपेक्षा ये तो नहीं कि पतन हुआ, लेकिन इसके स्वरूप में थोड़ी सी जो प्रगति थी वो थोड़ी बाधित हुई है। जितने भी हमारे ये आयुर्वेद के ग्रंथ थे या जड़ी बूटी से संबंधित जितनी भी हमारी ये ज्ञान था, इसमें टीकाएं और इसमें वृद्धि तो हुई, लेकिन अपेक्षा प्राचीन मतलब पुरातन काल के हिसाब से नहीं हुई है। अब जो इसके बाद जो हमारा जो तीसरा जो चरण आता है, ये आता है ब्रिटिश पीरियड का। ब्रिटिश पीरियड, इस बीच यहाँ पर जो मध्यकाल में मुगल आने लग गए थे, मुगलों के साथ उनकी अपनी अलग चिकित्सा पद्धतियों ने भी, लेकिन उनमें भी आपस में तालमेल बिठाया गया कुछ मात्रा में। यहाँ से जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी उसने उनके साथ तालमेल स्थापित किया, कुछ उन्होंने किया, लेकिन इस तरीके से कोई इतना बड़ा गैप भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक इसमें आए, ब्रिटिश पीरियड में आए, उस बीच इसमें जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति का जो स्वरूप था गढ़वाल हिमालय का, उसमें थोड़ी बदलाव जरूर आया। और बदलाव आने का कारण क्या रहा, क्योंकि ये फिर हमारा औपनिवेशिक काल शुरू हो जाता है। और जब भी हम औपनिवेशिक काल की बात करते हैं, तो औपनिवेशिक काल में फिर सारी की सारी चीजें जो है, जो साम्राज्य वाहक या साम्राज्यवाद की वाहक शक्ति होती, वो अपने अनुकूलित हिसाब से इन तमाम चीजों को देखती है। लेकिन मैं इस संबंध में, क्योंकि बाद में ये जिक्र आए ना आए, लेकिन उस समय भी जो
यहाँ पर देखिए आप, उस समय का भी जो तंत्र था, जो यहाँ के परंपरागत वैद्य थे, वो इतने ज्यादा उनका प्रभाव था अपने लोक मानस जनमानस में कि वो किसी न किसी रूप में भले शहरी क्षेत्रों पे तो वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाए, लेकिन दूर ग्रामीण अंचलों में उन्होंने इस व्यवसाय को, इस परोपकार की सेवा को यथावत रूप में रखा। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को ज्यादा महत्व दिया। यद्यपि ऐसा नहीं था कि वो इनकी प्रासंगिकता या इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो औपनिवेशिक शक्तियां होती है, वो चाहे कितनी भी बढ़िया उनकी चीजें हो, वो सबसे पहले स्थान उन्हीं चीजों को देती है। इसी में डॉक्टर भट्ट साहब क्योंकि मैंने एक पुस्तक में जो अध्ययन किया या जो उल्लेख मेरी इस बुक में है, उसका भी मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। 1860 और 70 के दशक की जो स्थिति थी यहाँ पर मसूरी में जो थे रवाई, जौनपुर और जौनसार के जो जितने भी जोगटे तांत्रिक यानी कि प्राकृतिक विद्या के वाहक, क्योंकि इसका जो थे उनका बहुत जबरदस्त अपना एक आलम था इस समय यहाँ। लेकिन इस बात का हमें कैसे ये एक मसूरी दस्तावेज पुस्तक है जो कि इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी जी ने लिखी है, उसमें उल्लेख मिलता है कि ये लोग यहाँ पर उस समय जब एक डॉक्टर कैनी एक ब्रिटिश अधिकारी का उपचार कर रहे थे। डॉक्टर कैनी ब्रिटिश अधिकारी का उपचार कर रहे थे और कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा था, यानी कि कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा था। इसी बीच जो बिल्कुल प्राकृतिक विद्या के वाहक, जो अपने फटे पुराने कपड़ों में और अपना झोला टांगे इधर उधर घुमा करते थे, उनमें से ये किसी को सकलाना पट्टी की एक दलित जोगटे को, यानी कि प्राकृतिक विद्या के वाहक को जब लाया गया वहां पर ब्रिटिश अधिकारी के महल में, तो उसने कुछ ही क्षणों में ये ऐतिहासिक उल्लेख है जो पुस्तकों में लिखित है। अब इसकी पुष्टि कितनी है क्या है वो दूसरा विषय होता है डॉक्टर साहब। तो कुछ ही समय में उन्होंने उस ब्रिटिश अधिकारी को रोगोपचारित कर दिया अपनी प्राकृतिक विद्या के द्वारा। ठीक उन्होंने इस समय डॉक्टर कैनी से उन्होंने कहा कि हम लोग चाहे कितने भी ज्यादा सुदृढ़ क्यों न हो या अपने ज्ञान की हम कितनी ही दुहाई क्यों न दें, लेकिन इन प्राकृतिक विद्याओं के फटे हाल लोगों के आगे हमारा अस्तित्व आज भी इतना ज्यादा नहीं है। और उस समय ये स्थिति थी, उस समय वहां पर मसूरी में उस समय ये जो वहां के रवाई, जौनपुर, जौनसार के जो ये प्राकृतिक विद्या के वाहक थे, ये इस तरीके से मजाक उड़ाते थे इन लोगों की, अंग्रेज डॉक्टरों की। और डॉक्टर कैनी की किस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाई वो गढ़वाली में उल्लेखित है। ये इस तरीके से था, चौणु की दाणी निरोग प्राणी, चौणु की दाणी निरोग प्राणी मरगट को वासु जखुल डॉक्टर कैनी। अर्थात इनका अभिप्राय यह है, ये तो गढ़वाली की मसल है, गढ़वाली में कहावत थी, और ये जो बातें आई है ऐसे तो आई नहीं, ये तो जमीन से आई हुई है और उन लोगों से आई हुई है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जहां पर चावल के दाने होंगे वहां पर हर प्रकार से रोगी को हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन जहां पर डॉक्टर कैनी होगा वहां पर जो है बिल्कुल एक तरीके से कब्र बन जाएगी, मरघट बन जाएगा। तो इस तरीके से इनकी प्राकृतिक विद्या इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी और इसकी प्रशंसा कई बार अंग्रेज भी करते थे। हाँ, इसके बाद जो ठीक जब इनका प्रभाव काफी बढ़ने लग गया था, तो जो वहां पर मसूरी नगर पालिका के जो तत्कालीन पालिका अध्यक्ष थे डब्ल्यू हॉब्सन, उन्होंने 1867 में इन तमाम जोगटे प्राकृतिक विद्या के वाहकों पर प्रतिबंध लगा दिया और भयवश जो है इन्होंने अपनी प्राकृतिक विद्या को छोड़ दिया या किसी तरीके से भी इस तरीके से स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के रूप में काम करना बंद कर दिया। तो ये केवल एक मसूरी की बात नहीं है, अपितु ये लगभग जिन जगहों पे भी ब्रिटिश सत्ताओं का शासन रहा उनमें इस तरीके के बदलाव इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति में देखने को मिले। जी डॉक्टर साहब। आपने जो उल्लेख किया ये बड़ा रोचक था, लेकिन इसे ये जो आपका वक्तव्य है ये बहुत सारे सवाल भी छोड़ के गया है और हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, कुछ देर में सवाल करेंगे जब इस बात को समझेंगे।
तो मैं सबसे पहले उस पर आना चाहूंगा सर। ये जो भी वो रहे होंगे इलाज करने वाले डॉक्टर केनी का जी जी पेशेंट का, तो आपने जी। कहा कुछ ही क्षणों में उन्होंने उसको ठीक कर दिया, तो कोई क्या जादू की छड़ी थी या कोई अलादीन का चिराग था? कोई उल्लेख है ऐसा कि कैसे, मतलब प्रोसेस क्या था, किस प्रक्रिया से ठीक किया उन्होंने? देखिए, जो मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, आप ने जो बातें कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं, आप जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये परंपरागत चिकित्सा जो पद्धति है और जो ये लोक विश्वास है, इसका एक पहला तो आधार यही है। और क्योंकि उनकी पद्धतियां जो थी, यदि यदि चावल के दानों से उन्होंने उपचार किया, तो उसमें जरूर मंत्रोपचार की भी पद्धति रही होगी। और जो जिस तरीके का मैंने आपको उल्लेख किया, ये वहाँ के एक ऐतिहासिक पुस्तक में उल्लेखित है। अब इसमें सत्यता किस स्तर तक की है, उसकी पुष्टि तो मैं शायद संभव नहीं कर पाऊंगा। जी, जी। जी, आपने बिल्कुल बहुत स्पष्ट और सही बात कही सर, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और दूसरा, नहीं सर, नहीं आपका नहीं। अब तक का वक्तव्य सुन के मैं जो समझ पाया हूँ, अभी जोशी सर भी आपसे बात करेंगे, जी वो चिंतन में है अभी। तो 2 तरह के मतलब चिकित्सा पद्धतियाँ पारंपरिक रहे। एक तो आयुर्वेदिक पद्धति के लोग रहे, जिन्होंने, जैसे आपने चरक का नाम लिया, और भी ऐसे बहुत सारे जी। वैद्य रहे होंगे हमारे क्षेत्र में। और हाँ दूसरा, हाँ हाँ, जी जो जी। जो मैं समझ पाया, दूसरा जो उसका पक्ष है, वो ओझा, जगरिये, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, उन सब को लेकर के उन्होंने जो है ये इस तरह के उपचार किए होंगे। ये 2 पक्ष रहे होंगे। आ, इसमें सबसे पहले मैं वैद्यों के बारे में जानना चाहूँगा सर। जी अब गढ़वाल मंडल में खासकर आपका शोध कार्य रहा, तो कौन-कौन से वैद्य ऐसे थे जिनके नाम अगर आप बता पाएँ? और उन्होंने कौन-कौन जी सी जी जी। आयुर्वेदिक पद्धतियों से क्या-क्या कार्य किए? और चूँकि वो परोपकार का काम उस दौर में ज़्यादा रहा होगा, तो उनकी आय का स्रोत क्या था? ये भी हम जानना चाहेंगे। जरूर जरूर सर। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने ही अपने आप बता दिया डॉक्टर साहब, और क्यों नहीं, आप सब विद्वान लोग हैं। मैं तो जो भी है, ये आपने मौका दिया, इसलिए जैसा भी है आपके सामने बात रख रहा हूँ। जब भी हम परंपरागत इनकी वैद्यों की बात करते हैं सर, इनमें भी देखिए आप, ठीक है, एक तो जड़ी बूटी तंत्र के अनुसार है। जड़ी बूटी का जो उपचार है, उससे तो हम वैज्ञानिक प्राथमिकता भी मिलती है, वो जड़ी बूटियों का जो है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे वैद्य, और वैद्यों के वैद्य भी, आप पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की एक बड़ी विशेषता है साहब। क्योंकि जड़ी जो वैद्य थे, वैद्य वो लोग भी जब जड़ी बूटी का उपचार करते थे, तो कहीं ना कहीं नक्षत्र, दिन, शुभ बार, घड़ी, इनका भी, जैसे मैंने लोग में जाके, क्योंकि मैं फील्ड में काफी गया हूँ इस संबंध में, तो लोगों से जो जो पुराने जो वैद्य मिले हैं, वो इन चीजों का जिक्र करते थे। और कई सारे वैद्यों का मैंने, मेरी ये जो पुस्तक है, इसमें उनका उनका जीवन परिचय है। क्योंकि ये दस्तावेज मुझे इसलिए बेहतर अच्छा लगता है, ये बुक का, क्योंकि कई वैद्यों ने काम किया, लेकिन उनका नाम उल्लेख केवल कईयों का नाम उल्लेख ही नहीं है। अब हमने यदि अपने जीवंत स्वरूप में कुछ काम किया, यदि उसका कहीं दस्तावेज मिल जाता, कोई एक कागज, एक किताब में कहीं पर मिलता है, तो एक बहुत बड़ी पारितोषिका होती उस व्यक्ति के लिए। और उसकी जो आने वाली पीढ़ी या उस समय की जो पीढ़ी है, वो भी गौरव महसूस करती है। जो परंपरागत वैद्य हुआ करते थे, ये लोग ज्योतिष के भी ज्ञाता होते थे। यानी कि ज्योतिष की भी जानकारी होती थी, इसलिए इसे ज्योतिष को जो है आयुर्वेद का चचेरा भाई भी कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। परंपरागत वैद्यों की जहां तक बात थी, तो ये पूर्ण रूप से खानदानी प्रक्रिया के तहत थे। यानी एक हस्तांतरण होता रहता था। लेकिन हस्तांतरण किस चीज का होता था? मानवीय भावों का हस्तांतरण होता था, एक परोपकार की भावना का हस्तांतरण होता था। तो परंपरागत वैद्य जो थे, इनकी तो जो इनकी अपनी चिकित्सा पद्धति है, जो इनका अपना रोग को जांचने का जो आधार है, वो लगभग सभी का समान ही एक जैसा है। ये जरूर है कि कोई किसी रोग का विशेषज्ञ ज्यादा होता था, कोई दूसरे रोग का विशेषज्ञ ज्यादा होता था। तो जो खानदानी हिमालयी, हमारे जो गढ़वाल हिमालय के जो गांव में जाके जो एक तरीके से वार्ता या पुस्तकों का जो अध्ययन किया मैंने, उससे ये लगा कि ये लोग एक तरीके से पुरोहित का कार्य भी, यानी कि ये पारिवारिक रूप से अपने जजमानों के, यानी कि वैद्यों की जो व्यवस्था थी साहब, जैसे जब हम आगे मुझे उम्मीद है कि शायद हम शिल्पियों पे भी बातचीत करेंगे, तो जैसे वहां पर डडवार का है, तो यहाँ पर जजमानी व्यवस्था की थी। इनका जो मुख्य स्रोत था आय का क्या, क्योंकि ये एक तरीके से एक एक आज की डेट में जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं,
तो ये ठीक अपने अपने जो इनका सेवित क्षेत्र होता था, यानी जो पट्टियां होती थी, वहां के ये उन सारे परिवारों, उन गांवों के एक तरीके से फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, और साथ ही साथ जो है पुरोहित कार्य भी करते थे। तो इस एवज में होता क्या था, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये वैद्य जो होते थे, ये एक मानवता की सेवा थी, सच्ची सेवा। और उस समय की जितनी भी, आप यदि हम 16वीं 17वीं 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो आज की तरह का चकाचौंध वाला जीवन तो कतई नहीं था। यानी कि हमें ज्यादा मौद्रिक की भी आवश्यकताएं नहीं हुआ करती थी उस समय। मोटा मोटा जो हमारा जैसे नहीं कहते, गढ़वाली में कहते साहब कि मोटू खाणो मोटू लाणो, तो यानी कि मोटे हिसाब का था। तो सीधी सी बात है कि अनाज जो होता था, जजमानी व्यवस्था के तहत लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से इनको देते थे, और इनका बहुत ज्यादा सम्मान, मान सम्मान पूरी पट्टियों में होता था। सभी इनको एक तरीके से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भी जानते थे। कहने का मतलब, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि आज के नजरिए से हम इन पे प्रश्न चिन्ह लगाएं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत सुख सुविधाओं में हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धतियों को भी हम मान लें कि बहुत ज्यादा, जिसमें कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन ये बात उस समय की, ये शोध की जो विषय की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय है जब दूर दूर तक बिल्कुल कहीं उजाला ही नहीं है। तो एक उम्मीद जो था, ये वैद्य हुआ करते थे। और सबसे पहले आधा बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है जब कोई भी जाके, जैसे चावल के दानों का हमने उदाहरण लिया, आज भी हम चाहे कितने विकसित हो जाएं, थोड़ी देर के लिए यदि कहीं संकट हो गया और हल्के से चावल के दाने भी घुमा दे, तो हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है काफी सुदृढ़ हो जाती है। हमें भरोसा होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति से हमें लाभ मिलने लग गया। इस तरीके से परंपरागत वैद्यों ने अपनी सेवाएं की साहब, क्योंकि इस बीच जैसे कहा कि ब्रिटिशर्स का भी वो था, दबदबाव रहता था, लेकिन ये ज्यादातर जो है इन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सेवाएं की है। परंपरागत वैद्यों को जो है राजशाही के द्वारा, यद्यपि ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शुरू में अब किसी शासक ने, अच्छा यानी कि हम जब बात करेंगे राजशाही की, तो कईयों ने तो चिकित्सा को अपना बहुत महत्वपूर्ण माना, लेकिन कईयों ने बहुत ज्यादा चिकित्सीय व्यवस्था पे बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बीच भी जिन लोगों ने दिया, तो अपने अपने क्षेत्रों में या अपनी पट्टियों में वो राजवैद्य भी घोषित कर देते थे क्षेत्रों के लिए। ऐसे कई और भी आगे यदि आप पूछेंगे, तो जैसे इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ हम जौनपुर की बात कर रहे हैं, जौनपुर जो मेरा विकास खंड है, ये जौनपुर ब्लॉक का, वहां पर जब मैं गया साहब, मैंने जो अपनी शुरुआत की जो यात्रा की इस शोध की, वो सबसे पहले की मुंगलड़ी गांव से। ठीक है भट्ट साहब, सुनाई दे रहा सर? जी जी, बोलिए सर, बोलिए। जी जी सर, मुंगलोड़ी जो है नाग टिब्बा और देवल सारी के नीचे के क्षेत्र में बसा हुआ गांव सर, और स्वयं में नाग टिब्बा भी एक औषधीय जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। तो इस गांव में जब मैं सबसे पहले गया, तो वहां पर मैं सरदे विद्यादत्त जी, सम्या जी का मैंने जब साक्षात्कार लिया था, तो उनसे मालूम हुआ कि उनके ही, यानी कि 16वीं या 17वीं सदी में उनकी वंशावली में पति वैद्य जी का उल्लेख मिला, बताया उन्होंने। इसके बाद वहां पर जब गया, तो वहां जो था एक पत्थर, उसको बिलायती पत्थर कहते हैं, मैंने भी देखा साहब। बिलायती पत्थर का मतलब उसे कहते थे कि अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त है ये, और उसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ भी था, वो स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि और जड़ी बूटियां बनाते थे। तो उन्होंने स्वयं बताया, और स्वयं जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया, मसूरी दस्तावेज के लेखक इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी जी का, तो वो जब मैं इनसे भी साक्षात्कार मसूरी में कर रहा था या इनसे मिला था इस संबंध में, इन्होंने बताया कि यहाँ के जो मुंगलोड़ी के जो सम्या वैद्य थे, ये लोग इस क्षेत्र के लिए, यानी कि यमुना घाटी के लिए, ये राजा द्वारा जो है ये क्षेत्र के लिए राजवैद्य घोषित किए गए थे। या ठीक इसी तरीके से जब हम जौनसार वाले उस पे आएंगे, तो वहां पर लखवाड़ में गया था पंडित शंकर दत्त उनियाल जी को। पंडित शंकर दत्त उनियाल जी की व्यापकता और शोधार्थी को कितना सहयोग दिया जाता है, मैं उनको बहुत नमन करता हूं। क्योंकि आगे हम इस पे बागोई ग्रंथ पे भी बातचीत करेंगे, मैं चाहूंगा आप जरूर मुझे उस पर भी पूछिएगा। तो इन्होंने भी बताया कि हम लोग भी जो थे, क्योंकि जो जौनसार वाला भाग है उसका कुछ आधा हिस्सा इनका टिहरी रियासत वाले उसमें था, तो इस वजह से ये भी जो है वहां के टिहरी राजा के द्वारा ये रियासती वैद्य हुआ करते थे।
तो इनके बारे में जब मैं इस तरीके से जो है राजशाही के द्वारा भी जगह जगहों पे ये व्यवस्थाएं की गई थी ताकि हमारा लोकमानस से जनमानस इनकी इनकी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठाए और निरोग या स्वस्थ रह पाए। तो जो मैं आपको बता रहा था ये कि क्योंकि रोचक प्रकरण है कौन सा, ये सम्य वैद्यों का, तो ये स्वयं इन्होंने कहा कि हमने जो है अंग्रेजों का उपचार करते हुए सम्य वैद्यों को हमने अंग्रेजों के महलों में जाते हुए देखा है। ये जड़ी बूटियों से इन तमाम जो 7 समुद्र से आए हुए अंग्रेज थे इनका उपचार किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो हमारे परंपरागत और खानदानी जो वैद्य हुआ करते थे गढ़वाल, हिमालय या पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में, इन सब का समाज में एक बड़ा अहम हिस्सा था। और इनकी जो सेवा थी वो परोपकार के आधार पे थी। इनकी जो रोगों की जांच करती थी ये नाड़ी के द्वारा ही रोग को निर्धारित करते थे। मुख मुद्रा देख के इतने ज्यादा अनुभवी होते थे कि ये चेहरे ही देख के बता देते थे कि फलाना व्यक्ति किस तरीके के रोग से ग्रसित है और इसको किस तरीके का उपचार चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। टिहरी से आपके रामाश्रय सिंह जी हैं, राकेश जुगरान जी हैं, देहरादून डाइट प्राचार्य वरुण सती जी हैं, ममता बिष्ट जी हैं, के एस रावत जी हैं, जगदीश ग्रामीण जी हैं, गिरीश बड़ोनी जी हैं, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं, महेंद्र प्रताप जोशी जी हैं, के एन जोशी जी हैं, नीरज पंत जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, नवीन जोशी आचार्य जी हैं, और प्रमोद तिवारी जी, बसंत पांडे जी, मंजीत ढोकरियाल जी, नागवेंद्र सोइन जी उड़ीसा से, नवीन यादव जी, फरीदा शोक जी कश्मीर से, प्रवीण अंथवाल जी, अखिलेश अंथवाल जी, मोहन चौहान जी, योगराज सिंह जी, देवेंद्र बिष्ट जी, मनोज कुमार खोलिया जी, प्रेम स्नेही जी, दिनेश पांडे जी, शिशुपाल नेगी जी, ये सब दर्शक लगातार, और भी बहुत सारे दर्शक हैं जिनकी टिप्पणियां आई है। सबको मेरा नमन है। जी दीपक रावत जी हैं, मनोहर चमोली मनु जी हैं, ये सारे लोग लगातार इस शो को देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों के आए हैं, उनको ले लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक पहला सवाल नवीन यादव जी का है, जिन्होंने बड़ी रोचक बात कही है। कह रहे हैं कि अब तो उत्तराखंड क्या पूरे देश में बंगाली डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क है, क्या इनके पास भी नेचुरल साइंस होती होगी? पहला सवाल तो ये है सर इनका। अब ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। दूसरा सवाल जो दिनेश पांडे जी का है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या वो एक टिप्पणी है एक तरह से, और ये मैंने भी महसूस किया है। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। जी जी जी। वो कहते हैं कि हर क्षेत्र में पीलिया जैसी बीमारी का उपचार करने वाले लोग मिलते हैं जो उसके विशेषज्ञ कहलाते हैं, और क्या इन्हें वैद्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, और साथ ही ये झाड़ फूक कर उपचार करने वालों को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? क्योंकि ये पीलिया के जो बीमार ठीक करने वाले लोग हैं ये झाड़ फूक के पीलिया ठीक कर देते हैं। हल्द्वानी में एक लाल सिंह जी थे जिन्होंने हजारों लोगों का पीलिया ठीक किया, और कई बार तो ऐसा होता था कि डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाता था पीलिया का पेशेंट, तो डॉक्टर उसको पीलिया की दवा देने के साथ साथ ये भी सलाह देते थे कि लाल सिंह जी से झड़वा लो, और लाल सिंह जी से झड़वा के आदमी 100% ठीक हो जाता था। अब ठीक कैसे होता था ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन बड़ा मजबूत विश्वास था पूरे हल्द्वानी और पूरे कुमाऊं में, और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आते थे लाल सिंह जी से पीलिया ठीक करवाने। तो इनको किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? पांडे जी का सवाल। सर क्योंकि आपने अभी वैद्यों के लिए कहा, मैं समझता हूँ कि उसके बाद हम इन पे भी जो मांत्रिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा भी रोगोपचार होता है उस पर भी थोड़ी सी बात रखूंगा ही। और देखिए पीलिया के बारे में तो जहां तक है ठीक है, यदि आप आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो फिर कहूंगा मैं जोशी सर, बोगना सर और डॉक्टर भट्ट साहब कि इनको रखने की तो फिर अपनी अपनी जो भी वैज्ञानिक आधार कहिए या फिर जिसे कहते हैं एक आध्यात्मिक आधार या एक चिकित्सा का विश्वास कीजिए। लेकिन पीलिया की जहां तक बात है तो पीलिया के मंत्रों का क्योंकि ये जो इनकी अपनी पीलिया को ठीक करने की, वास्तव में जो पीलिया के अधिकांश रोगी है वो जो पीलिया के विशेषज्ञ होते हैं वो अपने मंत्र पद्धति के द्वारा या अपनी जो भी उसमें उनकी प्रक्रिया है उसके द्वारा अधिकांश ठीक करते हैं। आपने वहां हल्द्वानी का दिया, इसी तरीके से गढ़वाल हिमालय में यहाँ पर भी एक मेरी पुस्तक में मातवर सिंह जी का उल्लेख भी है कि जो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त रहे हैं इसके लिए, तो मान सकते हैं सर उन्हें परंपरागत चिकित्सक के में तो इन्हें परंपरागत चिकित्सा के रूप में माना ही जाता है और इनकी बहुत बड़ी भूमिकाएं रही है। लेकिन आज आधुनिक परिभाषा के तहत
मैं फिर कहूंगा कि ये अब हमारे ऊपर है, यदि हमारा इनके ऊपर विश्वास है, यदि ये ठीक हो रहे हैं इस मांत्रिक पद्धति से और उनकी पद्धति से, तो ठीक है, इन्हें भी एक चिकित्सक के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, पारंपरिक रूप में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसके दूसरे पक्ष की ओर आना चाहूंगा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं और आपकी बातचीत में बीच बीच में कहीं कहीं दबे छुपे स्वरों में वो बात आई भी कि जो ये तंत्र बल है या जो मंत्र बल है, तांत्रिक हैं, इन्होंने भी सेवाएं की, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं लोक में कि साहब इन्होंने अपने तंत्र बल से अपने राजा की सेना को जिता दिया, यानी कि विरोधी राजा को परास्त करा दिया। तो क्या ये ऐसी कुछ घटनाएं उल्लेखित हैं, और इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है सर? अगर तंत्र मंत्र से ही सेनाएं जीतती तो फिर राजाओं को सेना बनाने की जरूरत क्या है? जी 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 जी, ठीक सर। बहुत सही कहा सर आपने। जब हम सर यदि यदि तंत्र, क्योंकि जब भी एक तो जब भी तंत्र मंत्र का नाम आता, मैं ये भी वही कहूं कि एक नकारात्मकता आ जाती है साहब। नकारात्मकता का मतलब कि क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाओं का ज्यादातर, यानी कि देखिए आप, इसके भी दो पक्ष है। जैसे यदि शुरुआती दौर में हम देखें तो तंत्र की जो उत्पत्ति ही हुई है वो केवल लोक कल्याण के लिए हुई है। इसकी मारण और ये जितने भी जो हमारे इसके जो निकृष्ट कार्य है उनके लिए ये जन्मित नहीं है सर। लेकिन जैसे जैसे मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं में ज्यादा सुदृढ़ होता गया और उसके मन में ये भाव आने लग गया कि मैं ही अपना वर्चस्व रखूं, तो इस प्रकार की जब क्रियाएं आने लग गई तो उसके बाद इसमें ये सारी की सारी चीजें जुड़नी शुरू हुई। लेकिन इसका मूल स्वरूप जो है लोक कल्याण और जनमानस ही रहा है। गढ़वाल हिमालय की, क्योंकि जो तांत्रिक है सर, इनके बारे में कुछ मेरे पास बड़े अच्छे किस्से भी है, संभवतः आपको भी अच्छे लगेंगे वो। जैसे क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जो गढ़वाल हिमालयी परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ के तांत्रिकों ने सबसे पहले रोगोपचार के ही लिए इसका ज्यादा प्रयोग किया सर। और फिलहाल जो मैंने जो अपने शोध के तहत किया तो मेरा पक्ष ज्यादा यही था कि आखिरकार ये यहाँ के लोकमानस के लिए लाभान्वित कैसा था। क्योंकि जितने भी यहाँ पर देखिए आप, सारे मंत्रों का उल्लेख है। अब क्योंकि 2011 में मैंने किया था तो अब याद भी नहीं है। 2020-21 में आप लोगों की कृपा से मंच मिल रहा है, तो काफी गैप हो गया 8-10 सालों का। लेकिन उस बीच शोध के दौरान मुझे बहुत सारे मंत्र भी याद थे। सर ये याददाश्त, आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा उल्लेख है सर। जी जी जी, ऐसा भी क्यों नहीं है, तंत्र विद्या में ये सब भी है। लेकिन चलिए सर, मैं जब इस ओर कर लूं तो जितने भी थे, जैसे हमारे यहाँ पर देख लीजिए आप, गारुड़ के मंत्र यानी कि सर्पदंश के मंत्र हो गया, बिच्छू के मंत्र हो गया, खुरिया के मंत्र हो गया, इसी तरीके से सर एकंद्रो या चौथिया ज्वर, ये सब के सब इनके मंत्र तो है। और वो स्थानीय भाषा में नजर लगने का भी मंत्र होता है सर। मुझे डर है कि कहीं आज के शो के बाद आपको नजर न लग जाए, उसका मंत्र तैयार रखिएगा। सर यदि क्या बात है, यदि इस नजर लग जाए सर, तो मैं इस नजर को हमेशा जीवन पर्यंत अपने साथ रखूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी नजर होगी। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तो यहाँ पर जहां तक, क्योंकि हम मांत्रिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा तो उपचार होता ही था सर, लेकिन इसके बाद इनमें क्या थे, यहाँ के जो तांत्रिक हुए, इन तांत्रिकों में सबसे पहले सर उल्लेख करना चाहूंगा मैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग है बद्रुशविलियाल। बद्रुशविलियाल जो है सर, ये रुद्रप्रयाग जनपद, यानी ये बात हो रही सर 17वीं सदी के आसपास की है। तो बद्रुशविलियाल यानी 1750 के आसपास की है सर बात। तो बद्रुशविलियाल इतने ज्यादा, यानी जाति से ये ब्राह्मण डिमरी जाति के थे, लेकिन ये अपने तंत्र बल के लिए इतने ख्याति प्राप्त थे कि टिहरी रियासत के राजाओं को भी, यानी कि उस समय संभवतः फतेह शाह के शासनकाल के दौरान, यदि हो सकता है सर थोड़ी डेट वगैरह में हो, लेकिन मुख्य विषय यह है कि इनका प्रभाव क्या था। तो इनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक इनके नाम का जप किया जाता था। कि अब अंततः बात क्या हुई, पहले इन्होंने अपने कार्य जो है लोक कल्याण के लिए जो करते थे, सभी लोग करते थे ये, लेकिन इसके अलावा इनकी तंत्र बल की शक्तियां इस तरीके से थी कि जब भी किसी तांत्रिक या किसी भी तंत्र शास्त्र के ज्ञाता का यदि स्वाभिमान, उसको लगे कि मेरा स्वाभिमान जो है किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया या कुछ मेरी मान सम्मान अच्छे ढंग से नहीं कर पाया,
उस रूप में बहुत क्रुद्ध हुआ करते थे। ये भी एक, क्योंकि जिस आदमी की विद्या ज्यादा सुदृढ़ होती है वो फिर मान सम्मान का भी बड़ा वो होता है। तो इनके लिए क्या किया गया कि उस समय राजधानी थी सर ये श्रीनगर में, टिहरी रियासत की। तो वहां पर जो फतेह शाह का शासनकाल था, उन्होंने इन्हें कहा कि बद्रुस सुलियाल को जो है श्रीनगर बुलाया जाए, इनके लिए निमंत्रण भेजा गया। लेकिन अंततः इन्होंने कहा कि मैं कोई श्रीनगर ऐसे आने वाला नहीं हूं। इन्होंने मतलब उस राजाज्ञा का उल्लंघन किया। अंततः राजा ने इनके लिए, ये पुस्तकों में उल्लेख है सर, है अंततः राजा ने जो है इनके लिए अपने सैनिक भेज दिया वहां से कि उन्हें पकड़ के लाओ, बद्रुस सुलियाल को पकड़ के लाओ श्रीनगर में। हम तो राजा महाराजा है, हम यहाँ पर देखेंगे वो कैसे तांत्रिक है। लेकिन जब ये उनके राजा के सैनिक वहां आए तो उन्होंने अपने तंत्र बल से उन सबको, क्योंकि जो राजाज्ञा को की उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं या तो राजा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है या फिर उसे किसी चीज का खौफ ही नहीं है, मौत का ही। तो उसके बाद उन्हें पराजित करके वापस भेज दिया। लेकिन फिर उन्होंने उन्हीं सैनिकों के पास संदेश भेजा, डॉक्टर भट्ट साहब, कि आप जाइए अपने राजा से कहिए कि यदि आप मुझे श्रीनगर बुलाना ही चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं बड़े आन बान शान के साथ आऊंगा, बहुत स्वाभिमान के साथ आऊंगा, और ठीक है जो तुम मुझसे चाह रहे हो मैं करूंगा, वहां पर अपना प्रदर्शन करूंगा अपनी विद्या का। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ हाथी भेजो, मैं हाथी के द्वारा आऊंगा। अब उस समय ये कहावत बड़ी उल्लेखित है सर, क्योंकि जैसे मैंने एक मसूरी के बारे में ये कहावत ये भी है, ये बड़ी प्रचलित थी उस समय कि एक गढ़वाली में है, पहले इसका सब हिंदी में समझाऊंगा मैं, कि क्योंकि ये तो दुर्गम क्षेत्र था उस समय, हाथी आने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भद्रुन श्रीनगर नि जान और भद्रुन श्रीनगर नि जान और हातिन सुली गांव नि आन। मतलब हाथी यहाँ नहीं आ सकता है। हाथी तो उस समय की स्थितियों का आप देखें तो चलने के लिए रास्ते ही नहीं थे, और भद्रु बिना जब तक हाथी सुली गांव नहीं पहुंचा तब तक वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरीके के पराक्रमी यहाँ के तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं ये लोग, और अंततः राजा को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस तरीके के तांत्रिकों के साथ हमारी शक्ति छीन है। ठीक इसी तरीके से मिलता सर ये अपनी आसुरी शक्तियों के द्वारा, आसुरी शक्ति का मेरा अभिप्राय है कि ये यहाँ के जो तंत्र शास्त्र के ज्ञाता है, इनमें एक चुफलिया जोशी जी का नाम लेना चाहूंगा मैं, जिनका मैंने उल्लेख अपनी थीसिस में किया है। चुफलिया जोशी जी मूलतः अल्मोड़ा के थे, लेकिन यहाँ पर जब आए थे ये लोस्तु बड़ियारगढ़ पट्टी में, तो ये यहाँ पर खतवाड़ गांव में ये एक बार इधर नेलचामी पट्टी की तरफ आए हुए थे अपने भ्रमण पे। तो उन्होंने क्या देखा वहां पर, मतलब कहने का मतलब रोगोपचार के साथ साथ जिन विद्याओं की आपने बात करी ये भी इनके विधान ऐसा मिलता है उल्लेख। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर बकरी की जो खाद है वो बहुत अच्छी है इस गांव में, नेलचामी पट्टी के किसी गांव में। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई ये हमारे यहाँ थोड़ी इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है, क्या आप हमें इस खाद को दे सकते हैं। लोगों ने कहा कहाँ खतवाड़ गांव और कहाँ नेलचामी, लेकिन अंततः उन्होंने कहा नहीं, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं ये। और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ले जाइए। अंततः ये कहा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपनी जो आसुरी यानी विद्या के द्वारा इसमें आता है सर, उसमें क्योंकि बात करनी ठीक है जब चल रहा है उसी का टॉपिक, तो उन्होंने भूत मसान को जगाकर सारा का सारा गोबर जो है वहां का, सुबह जब रात खुली तो सारा का सारा गोबर जो है वो उनके गांव में उन खेतों में जा चुका है। और उल्लेख मिलता है कि एक जो मसान या भूत था उसको कुछ नहीं मिला, उसने उठा के एक वहां से पठाल लाई और उसे आज भी कहते हैं कि चुफलिया की पठाल है। इस तरीके के उल्लेख मिलते हैं यहाँ पर। सर आपकी बातें सुनकर अब डर लगने लगा है, रात को कहीं हमें कोई यहाँ से उठा के कहीं आपके घर में ना रख दे। सर कुछ नहीं सर, ये उल्लेखित बातें हैं, वो मैंने अपने काम के लिए ली थी तो वही मैं सुना रहा हूँ। और ऐसा क्यों नहीं सर, सब लोग हम जानते हैं अपने मनोरंजन के लिए ये भी कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर उल्लेख मिलता है ह्योना गांव के उनियाल बंधुओं के लोग कि वो आपस में जो पहिया के पत्तों से भेड़ों को लड़ाना और अपने मनोरंजन के लिए इस तरीके के कार्य लोग में सुनने के लिए मिलते हैं सर। जी सर, दो तीन सवाल आए हैं, उन पर चर्चा करना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। 2-3 टिप्पणियां आई हैं, एक मनोहर चमोली मनु जी की टिप्पणी है और दूसरी
हमारे एक और दर्शक हैं के.एस. रावत जी, जो शो में भी आए हैं। दोनों की जी, जी, टिप्पणियां जी, जी, आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। रावत जी कह रहे जी, हैं कि जी, जी, पारंपरिक चिकित्सा से यदि कोई इसमें बुराई नहीं है, तो इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हुए जी, क्या इसका लाभ लेने के लिए प्रदेश में कोई संस्थान नहीं खोलना चाहिए? उसकी पहल नहीं होनी चाहिए कि सबको इसका लाभ जी, जी, मिले? पहला तो सवाल ये है। हाँ, दूसरा सवाल मनोहर चमोली जी का है, बड़ा तार्किक और बहुत जोरदार बात उन्होंने कही है। कह रहे हैं कि आपकी बातचीत से उन्हें मंत्र कहानी की याद आ गई है, जो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। डॉक्टर जी चड्ढा सर, के बेटे को सांप ने डस लिया था और भगत ने उसे ठीक कर दिया था। 1930 के दशक में लिखी यह कहानी आज भी प्रासंगिक हो गई लगती है। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि तंत्र या मंत्र या झाड़-फूँक से कोई भी रोग ठीक नहीं किया जा सकता। यदि होता तो आज गोल्डन कार्ड बनाने से अच्छा है तांत्रिकों की ओर से मंत्रों के ज्ञाताओं का एक केंद्र खोल दिया जाए। जी सर, चमोली जी और दूसरे साथी जी आपका आभार, धन्यवाद इतनी अच्छी रावत टिप्पणी जी, करने के लिए। जी, रावत साहब और चमोली जी, बहुत-बहुत आभार सर, धन्यवाद। शुरू में बताना भूल गया सर, जो आपने कही है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति क्यों नहीं सर सुदृढ़। अब आप देखिए जो चाइना में है, चाइना की जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है, उनकी एक आर्थिक सुदृढ़ता का कारण वहाँ की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी है सर। अब ये उसको वहाँ किस अरे नाम से जाना जाता है, वहाँ हम बता सर। कुदान जी, साहब, देखिए 2 पक्ष हैं। एक तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, एक तो आयुर्वेद जी, जी, वाला जी। पोर्शन है, आयुर्वेद हाँ, वाला भाग है जो जड़ी-बूटियाँ और दवाओं से। दूसरा ये जो जी, पारलौकिक विद्या, इसे मैं कहूँगा, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति उसके लिए सही शब्द मुझे लगता नहीं है। इसे हम जी, जी, पारलौकिक विद्या कह सकते हैं। तो ये तो जी, 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 मुझे नहीं लगता कि चाइना में इतनी पॉपुलर होगी पारलौकिक विद्या या पारलौकिक विद्या जिसे हम कहते हैं। हाँ, पारंपरिक जी। चिकित्सा पद्धति एक अलग चीज़ है। जी, अब आप कहिए। हाँ, नहीं, मैं इस संबंध में कह रहा था सर, वो उसके बारे में आप सब विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति है, जैसे वहाँ पर बियर फुटेड डॉक्टर है, नंगे पैर चिकित्सक की। तो जी, पारंपरिक चिकित्सा हो सकता है उसमें केवल उनका जड़ी बूटियों का हो, हमारी तरह मांत्रिक चिकित्सा पद्धति उसमें ना उल्लेखित हो, लेकिन वहाँ पर व्यापक स्तर पे लगभग 18-20 लाख लोगों का एक पूरा सेवा दल इस भाव से करता है और दुर्गम क्षेत्रों में ये सेवाएं देते हैं। तो जैसा रावत साहब ने कहा, क्यों नहीं है, बिल्कुल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पे काम किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस दौर में देखिए सर, इसमें चाहे 50 आज के अनुसार अवगुण देखे जाए, लेकिन एक बड़ी अच्छी मजेदार बात कहें, जब भी शहरों में हम लोगों को कोई दिक्कतें आती है, तो सच कहिए गांव में कहीं देवता का दोष तो नहीं लग गया, तो पलायन को कई बार क्या हो जाता है, लोग गांव में जाके देखिए आप एक तरीके से बड़े बड़े आयोजन करने शुरू कर देते हैं। तो इनका स्वरूप रहा है। और विश्वास यदि हम कहें, क्योंकि हाँ, इसमें एक चीज और भी आएगी, जब हम तंत्र मंत्र की बात भी करें सर, दैविक चिकित्सा भी इसका हिस्सा है, देवी देवताओं की चिकित्सा भी इसका हिस्सा है। जी, तो बोगड़ा जी कुछ कह रहे हैं। परंपरागत चिकित्सा, हाँ जी जी, बोलिए बोगन सर। जी, बोगड़ा जी। अ, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता था, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना ओपिनियन है। जी जब पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान की बात चलती है, तो असल में जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, अक्सर उसको अंधविश्वास वगैरह इसमें मान लिया जाता है। मुझे लगता है कि चाहे परंपरागत ज्ञान हो या पारंपरिक चिकित्सा हो या विज्ञान हो, दोनों में ही निरंतर शोध की आवश्यकता होती है और समय के साथ बदलाव की आवश्यकता होती है। और अगर ये समय के साथ बदलाव नहीं होगा, तो निरंतर शोध नहीं होगा, तो वो अंधविश्वास बन जाएगा, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो परंपरागत ज्ञान हो। मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा आपको कि जब सब 60 के दशक में जब हरित क्रांति का वो चला था, तो उस समय चला वैज्ञानिक खेती। तो विज्ञान जी के नाम पे जो प्रयोग किए गए खेती में 20-25 साल के बाद पता चला कि जिसको हम वैज्ञानिक खेती कहते थे, इसने धरती का, पर्यावरण का, जमीन का बहुत भारी नुकसान कर दिया और मानव के और बाकी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य का बहुत नुकसान कर दिया। तो विज्ञान भी कई बार अगर उसमें शोध ना हो, उसमें निरंतर परिमार्जन ना हो, तो वो भी अंधविश्वास, क्योंकि विज्ञान पे हम एकदम अंधविश्वास करेंगे तो विज्ञान के अंधविश्वास ने भी हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जिसको हम परंपरागत पद्धतियां कहते हैं, उसके भी अगर हम अंधविश्वास रखते हैं तो नुकसान होता है। तो आवश्यकता ये होती है कि हम निरंतर उसमें परिमार्जन करते रहें, शोध करते रहें, देश काल परिवेश के हिसाब से परिवर्तन करते रहें और जांचते रहें, चुनौती देते रहें, चाहे वो परंपरागत ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो। इनमें सवाल पूछे जाने चाहिए, मुझे ऐसा मेरे को ये लगता है।
जी बगुड़ा जी, नहीं, गौर से धन्यवाद बोल। आपका बहुत बहुत सर। कुदवान साहब, जोशी सर जी आपसे कुछ सर। सवाल करेंगे, लेकिन मैं एक दो सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। जैसे आप जिस क्षेत्र के हैं, रवाई के, और ये आपका जो जौनसार के बगल का जो क्षेत्र हाँ। है, जौनपुर है, जी तो मैंने एक जी जी किताब पढ़ी थी जौनपुर के लोक देवता। मुझे जी लेखक का जी जी नाम जी। याद नहीं है अभी। तो आ, जौनपुर में इतने सारे लोक देवता हैं कि मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो उन सब लोक देवताओं को साधने के लिए हमारे यहाँ जागर है, मन्नाड़ है, घड़ियाला है, जी नंदा जात है, पांडव वार्ता है, ये सब लगातार आयोजित किए जाते हैं। और जो उत्तराखंड के बाहर के दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इन जो शब्द मैंने कहे अभी, जागर, मंडार, घड़ियाला, नंदा की जात, जागर, पांडव वार्ता है, ये सब एक तरह से ईश्वरीय आह्वान है। हम मंत्रों के द्वारा, हम संगीत के द्वारा ईश्वर को आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे कष्टों को दूर करें। और किसी व्यक्ति में वो कहा जाता है कि ईश्वर का अवतार आता है, वो उपचार बताता है, वो आशीर्वाद देता है। ऐसी परंपरा पूरे हिमालयी क्षेत्र में, खासकर उत्तराखंड में अगर मैं कहूँ, तो ये चली आ रही है। तो आपको क्या लगता है सर, इस सब की क्या सार्थकता है आज के दौर में? जी सर। सर मैं जी डॉक्टर साहब, यदि आप इनका, यदि हम देखिए सर, मन्नान हो गई, पांडव वार्ता हो गई, जागर हो गए सर, यदि हम इनका ऐतिहासिक और वर्तमान मूल्यांकन भी करें सर, तो एक बात तो यह है डॉक्टर साहब की उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं है हमारी, क्योंकि पूरी दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति की जो ये धरोहर है, इनका अपना स्थान तो है ही है। उसका कारण इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों ने खूब सारा इस पे शोध कार्य किया है, और हम ही ने नहीं करा बल्कि सात समुद्र से आए हुए वाल्टन हो गया, एटकिंसन हो गया, माउंटेनियर्स हो गया, ये जितने भी अंग्रेजी लेखक है उन्होंने भी इनका उल्लेख किया है, इन्होंने अपने गजेटियर्स में इन चीजों को लिखा है। और अब जागर पे देख लीजिए, आप जागर पे यदि हम बात करें तो जो प्रोफेसर विलियम सैक्स है, जिन्हें के स्थानीय नाम, यानी कि जब वो अपने नंदाराज जात यात्रा पे शोध कार्य कर रहे थे, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के प्रोफेसर है संभवतः, तो उन्हें गढ़वाली नाम के हिसाब से वहीं के नौटी गांव के किसी वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें बद्री प्रसाद नौटियाल नाम दिया हुआ है। कहने का मतलब वो इतनी गढ़वाली भाषा में और गढ़ जीवन में, यानी कि यहाँ के उत्तराखंड के जनजीवन में इतने ज्यादा रम गए हैं, कोई यहीं के अच्छे ढंग से गढ़वाली में वो अपने जागर सुनाते हैं। लेकिन मैं ये उनका उल्लेख इसलिए मैंने यहाँ पर किया कि उन्होंने भी लिखा है इस चीज को कि नंदाराज जात यात्रा हो गई, ये जो जितनी भी हमारी ये जो जागर होते हैं, ये केवल एक ऐसी शक्ति है ये कि जो कहीं ना कहीं इनसे जो हमारे एक तरीके से शारीरिक और मानसिक विकार है, उनमें भी उनमें भी शुद्धता मिलती है। इसी तरीके से जब जागर की बात होगी साहब, तो पद्मश्री भरतवाण जी का जब मैंने साक्षात्कार लिया था, तो उन्होंने भी इस चीज को बताया। क्योंकि देखिए आप, हमने वैद्यों पे बात करी, मंत्र शास्त्र के ज्ञाताओं पे थोड़ी बहुत बात करी, झाड़ ताड़ पे भी मैंने आई गए हैं, जो विद्वान सुन रहे हैं उनके माध्यम से भी आई गई बात। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जागरी हुए हैं, जागर के ज्ञाता, जागर भी जो शुरू में लगते थे तो इनका आधार ही केवल रोगोपचार के लिए था। और ये हमारे जो जागरों का जो निर्माण हुआ है साहब, ये प्रागैतिहासिक काल में जो यही यहाँ पर जो हमारी जो यहाँ की जातियां हैं, ये तंगण, कोल और यक्ष वगैरह, ये उस समय से ही ये बने हैं। और ये इस तरीके से पूरी रात भर, जिसे जहां उनका स्वरूप मनोरंजन कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उपचारात्मक रूप में भी आ गया। क्योंकि जब भी हम जागर का मतलब धार्मिक गीत, जागर का मतलब हमारे धार्मिक गीत, तो धार्मिक गीतों का अभिप्राय जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जैसे डॉक्टर भट्ट साहब ने कहा है, तो ये सारे के सारे उनको प्रसन्न करने के लिए, देवता का दोष न लगे, हमने कहा दोषी लोग मतलब कि देवता का दोष लग गया, उन सबको निवारण करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए यदि हम हरियाली डालते हैं, और तो वो भी देवी की निमित्त डाला जाता है कि भाई हमसे प्रसन्न रहे। और ये सारे की सारी जो सर यहाँ की पांडव लीलाएं हो गई, पांडव वार्ताएं हो गई, नंदाराज यात्रा हो गई, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस तरीके की परंपराएं हैं, ये सारी की सारी इनका आधार ये भी है कि ये दौर उस समय था जब संक्रामक रोग वगैरह बहुत फैलते थे, हैजा आदि, उनके निवारण हेतु भी ये किया जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत में ही है, उल्लेख मिलता है कि
जो आज पूंजीवादी या औद्योगिक देश है, अमेरिका, मिस्र, जापान, ये कंट्री भी इन चीजों को व्यापक रूप में न स्वीकार करे, अलग बात है, लेकिन अदृश्य रूप में वहां पर भी यूरोपीय देशों में भी इन पे लोग विश्वास है, क्योंकि भारत की जो हमारी संस्कृति है वो दुनिया में जानी जाती है बहुत सारी चीजों के लिए। इसलिए स्वाभाविक है हमारा पक्ष पूरी दुनिया के आगे आता है कि ये लोग अब भले ही आज के दौर में इन्हें कोई अंधविश्वास कहें या ना माने, लेकिन अब यदि ऐसा ना होता तो आप लगा लीजिए कि सारा का सारा शोध कार्य तो इस समय जो जितने भी मानव शास्त्री है, ये विदेशी यूनिवर्सिटियों के जो रिसर्च स्कॉलर है, वो तो हमारे यहाँ पर हमारी गढ़वाल की परंपराओं पर, हमारे इन ये जो विधान जिनका हम पारंपरिक चिकित्सा की भी बात कर रहे हैं, इन पे भी शोध कर रहे हैं और तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। ये प्रभावशाली है सर। जौनपुर की बात जहां तक करी, क्योंकि बाद में वो हो जाएगा सर, एक इंटरेस्टिंग पक्ष और बताऊंगा वहां का। जो रवाई, जो जौनसार वाला क्षेत्र है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनके, जैसे यहाँ पर जो हमारे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे उनकी अपनी अलग विधि थी, लेकिन जो जब हम यमुना घाटी की बात करते तो वहां पर एक है सर बागोई ग्रंथ, बागोई को हम सांचा विद्या भी कहते हैं। तो ये उनका वहां पर रोग उपचार का ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, जो बिल्कुल जिस तरीके से रामायण गीता को हम लोग बिल्कुल लपेट के रखते हैं बहुत आदर सत्कार के साथ, लाल कपड़े में या जो जिसको भी हम वो करें, तो इसे भी ठीक रखा, ऐसे ही रखा जाता है। और माना जाता है कि जो बागोई जो विद्या या बागोई जो सांचा है सर, इसका उल्लेख करना मैंने इसलिए किया क्योंकि जो इसकी लिपि है वो लिपि भी अपने में एक विलुप्ति की कगार पर है। और इसे माना जाता है क्योंकि जो जौनसार वाला क्षेत्र है साहब, ये पांडवों का की कर्मस्थली रही है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही है, लेकिन वहां पर क्योंकि पांडवों की जो वंश परंपराएं हैं और उनकी कई सारी जो परंपराएं हैं, उनका निर्वहन भी आज भी होता है और ऐतिहासिक काल में तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये कहा जाता है कि ये जो बागोई की जो लिपि है, ये बागोई ग्रंथ जो सांचा विद्या है, जो इस प्रयोग जो करते थे पांडवों के जो छोटे भ्राता थे, कनिष्ठ भ्राता सहदेव का करते थे इसका प्रयोग अपनी जिस तरीके से ये ज्योतिषा शास्त्र के माध्यम से। अब वहां पर इस विद्या को किस रूप में जाना जाता है डॉक्टर साहब? इसे वहां पर ब्राह्मण विद्या के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मण विद्या के रूप में इसलिए जाना जाता है यानी कि ब्राह्मण ज्ञाता होते थे इसके, और वो कम मात्रा में इस समय, जब हम कई बात इस सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे मैंने लेख लिखा, संभवतः बोगना जी आप लोगों ने दिया होगा, कई बार लिख लेते हैं हम तो फायदा उनका, तो उसमें ये उल्लेख किया गया कि इसके जानकार लोग अब बहुत सीमित मात्रा में है जो इसको पढ़ सकते इसकी लिपि को। और कौन सी लिपि है सर? लिपि कौन सी है? जी सर, कौन सी लिपि है? वो लिपि कौन सी है? लिपि मतलब आप पर्टिकुलरली हम क्या बोले उसे, उस हिसाब से तो हम यमुना घाटी की लिपि कहें या जौनसारी लिपि कह देते हैं सर उसको ना। नहीं, उसमें शब्द जो है वो देवनागरी के हैं या किस लिपि के हैं, ये मेरा मतलब है। वो मुझे इस तरीके से, लेकिन अलग है सर, वो डिफरेंट है। जैसे हमारी ये पंजाबी की ऊड़ा ईड़ा नहीं होती सर, इस तरीके के है उनके अक्षर, गुरुमुखी की जिस तरीके की लिपि है। कोई तंत्र होता है, कूट भाषा, कोई कूट भाषा हो सकता है उसमें। बल्कि यदि वो होता तो मैं आपको इसके द्वारा नहीं दिख पाएंगे सर यहाँ से ना। आप दिखाइए, मैं कोशिश करता हूँ आपको फुल स्क्रीन में लेते हैं। नहीं दिख पाएंगे। ये है सर वो लिपि के जो नहीं दिख रहे सर कहीं नजदीक से। थोड़ा सा सीधा रखिएगा सर, इसको सीधा रखिए किताब को कैमरे की ओर। नहीं, ये कैमरे का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा। नहीं सर, ये है इस तरीके से, ये उसी बागोई ग्रंथ की वो है। नहीं दिख पाएगा सर ना, खैर कैमरा भी है। नहीं, जी नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरीके के है पर्टिकुलरली। ये नहीं तो कहने का मेरा तात्पर्य खैर ये बताने का था कि ये इस तरीके की धरोहर जो है, ये भी इस समय वहां पर धीरे धीरे इसके जानकार कम हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। पंडित शंकर दयाल दत्त उनियाल जी को जब लखवाड़ में मिला था, जब उनका उल्लेख है सर इस पुस्तक में, तो उन्होंने लगभग 2 सांचा विद्या के, यानी कि वो हाथों के द्वारा हस्तलिखित है ये, अच्छा, वो मुझे दिए थे। इस शोध के क्षेत्र में कई सारे लोगों का बहुत सहयोग मिला, जिनमें कि मैं पंडित शंकर दत्त उनियाल जी को नमन करता हूँ कभी यदि कहीं से, क्योंकि इन लोगों ने एक शोध के दौरान बहुत बड़ी दिक्कतें आई कि लोग इन मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं देते हैं, और न देने का कारण भी ये है सर उसका
उसके लिए नाराज होने की जरूरत तब नहीं है यदि हमें जानकारी इस बात की नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है, ये एक प्रचलन है, एक लोक विश्वास है। इसीलिए यदि अब कोई और काम करे तो वो जरूर इन चीजों के साथ आगे बढ़े, क्योंकि काम किया जाना चाहिए सर, इसमें डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा होना चाहिए। ये माना जाता है कि जितने भी ये तांत्रिक या वैद्य होते हैं, ये अपने हाथों से जो लिखी हुए भोजपत्रों पे इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, ये दूसरे को देना नहीं चाहते। देने का कारण ये है कि ये ऐसा मानते हैं कि यदि हम इस तरीके से इसको वितरित करेंगे, एक लोक विश्वास और लोक धारणा है ये, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संतति है उसको कोई अपयश होगा या उनको कोई नुकसान पहुंचेगा, विशेष करके तंत्र मंत्र के ज्ञाताओं का। यही कारण है कि आज जब हम इन ग्रंथों पे, क्योंकि जब इस तरीके के शोध पे काम होता तो उसके लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में यही पांडुलिपियां जरूरी होती है। तो ज्यादातर जितने भी जो बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, जब उनका देहांत हो जाता था तो उनके जो वंशावली के लोग थे उन्हीं के साथ उन कागज पत्रों को भी बहा देते थे। लेकिन जैसे मैं जैसे डॉक्टर साहब जखोली क्षेत्र में गया, जखवाड़ी बांगर में, वहां पर जो है वो वैद्य भी रहे और तंत्र शास्त्र के ज्ञाता भी रहे। इतनी अच्छी हस्तलिखित पुस्तकें थी, लेकिन नहीं मिल पाई वो देने के लिए। काफी 3-4 किताबें बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। तो इस तरीके के आज भी है जिन लोगों के घरों में जिनके पूर्वजों ने काम किया है, तो कुछ जगहों पे है। तो इस तरीके की समस्याएं इसमें आई है और ये बढ़िया है सर, इसमें काम और भी जी। अच्छा, ये बड़े रोचक तथ्य हैं और हम कभी फिर कोशिश करेंगे कुछ समय बाद, कुछ साल बाद आपसे फिर बात करें। तो इसके आगे डॉक्टर साहब आवाज कम आ रही, डॉक्टर साहब आपकी। जोशी सर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? आ तो रही है। जी जी। हाँ, कुछ आपके क्षेत्र से कुछ दिक्कत हो सकती है। जोशी जी को आवाज ठीक आ रही है। तो मैं कहना चाहता कि बड़ी रोचक जानकारियां हैं और जैसा कि आपने खुद बताया कि ये अभी शोध अधूरा है, इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जो है इस पर और काम करेंगे और आने वाले समय में जब हम दोबारा कभी इस तरह के शो में आपके साथ होंगे तो इसकी अगली कड़ी में हम आगे की बातचीत करेंगे। दूसरा, एक और उत्तराखंड की जो विरासत है वो ढोल को लेकर के यहाँ बहुत काम हुआ है। ढोल के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं। उसके वादन की अगर हम बात करें और औजियों की, उनकी ऐतिहासिकता और सामाजिक आर्थिक पक्षों की अगर हम बात करें, तो वो भी सबसे तंत्र विद्या से या जो पराविद्या है इससे जुड़े हुए हैं। तो आपने इस संबंध में कोई काम किया क्या कभी? सर, क्योंकि आपने जब औजियों की बात करी तो इस बीच, क्योंकि हमारे लाइव इस पे जो है आदरणीय गिरीश बडोनी जी भी बैठे हुए हैं। मैं गिरीश बडोनी जी को भी नमन करूंगा सर, क्योंकि 11 गांव हिंदौ पेज पे उन्होंने आमंत्रित किया था और वहां पर इस संबंध में भी मुझसे प्रश्न किए थे। तो संभवतः कई बार मुझे लगता है कि आज आपके साथ भी बातचीत हो रही तो सब कुछ है, शायद आधार वहीं से भी रहा हो। तो सर बिल्कुल ढोल और आदरणीय बडोनी जी का नाम इसलिए भी ले रहा, बडोनी जी है वहां पर अंथवाल बंधु है, क्योंकि लगता है सर आज इस तरीके से इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ बातचीत हो रही है और भी तमाम हमारे साथी जो इस पे लाइव शो में बैठे हुए हैं। मेरे एक मित्र शिक्षक है उसमें, योगराज जी और तमाम कई सारे लोग। तो सर औजियों की जहां तक बात है, वास्तव में ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न भी किया आपने। और औजी शब्द में गिरीश बडोनी जी का उल्लेख मैंने इसलिए भी किया, गिरीश बडोनी जी हो गए हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के बड़े माने जाने समीक्षक और साहित्यकार आदरणीय जोशी जी, देवेश जोशी जी। एक्चुअल बहुत प्यारा शब्द अभी गिरीश बडोनी जी ने यहाँ पर जो हमारे ढोल पंडित, बड़ा अच्छा शब्द दिया है, ढोल पंडित। उत्तम दास जी के यहाँ, जिन्हें की राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था साहब 1983 में, और मैंने भी स्वयं उनका साक्षात्कार लिया है, क्योंकि इस धरोहर पर मैं भी काम को इस तरीके का नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है, दस्तावेजीकरण जो है ग्राउंडेड लेवल से हो जरा, इस संबंध में काम करने की एक इच्छा है। और उस इच्छा का कारण क्या है? ये गढ़वाल हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। आप गढ़वाल हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी डॉक्टर भट्ट साहब बहुत सारे कुछ ऐसे पहलू हैं, क्योंकि फिर भी मिस हो जाते हैं। आप यदि इसको देखें, इस पे आऊंगा सर मैं थोड़ी सी जरा इसको लेके। हमारी जो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ये जितनी भी हमारी यहाँ की धरोहर पद्धतियां है, वो जो धरोहर है, ये लोग एक बहुत अच्छी समाजवाद की भी जिंदा जागती मिसाल है। ये यदि हम देखें इनमें, तो इनमें कोई भी विद्या जो है किसी ने भी ब्लॉक्ड नहीं करी है। आयुर्वेद के ज्ञाता यदि कोई ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भी है, और उसमें मतलब हमारे समाज के चारों स्तंभों का है उसमें।
या इसी तरीके से जो हमारी मंत्र के चिकित्सा ज्ञाता ऊपरी वर्ग से भी है, मध्यम से भी है, और जो भी चतुर्थ श्रेणी जो भी व्यवस्था है उन सब से भी है। तो ये एक बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं कि समाजवाद की, और हर तरीके से इसी तरीके से धर्म में भी ले तो गढ़वाल में तो बहुत सारे हमारे जिसे कहते हैं मुस्लिम बस्तियां भी है, गांव बसे हुए हैं, तो वहां पर सैद वाली जिसे कहते हैं सैद, कई बार ये सब कुछ धर्मों का हो गया, जातियों का हो गया, सबका मिश्रण है इसमें, और एक समन्वयात्मक रूप में है। तो ये इसकी बड़ी खूबी है। एक इसका और सबल पक्ष है डॉक्टर साहब, यदि आप देखें, मैं तो कहता हूं कि इनसे बेहतर पर्यावरणविद और कौन होगा। जोशी सर सुन पा रहे सर? इनसे बेहतर पर्यावरणविद कौन होगा जो यहाँ के जितने भी ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति के जो वाहक है। और इसमें एक उल्लेख में उनका भी करना भूल गया, जो यहाँ की जो घरेलू दाइयां होती है। आज तो बात बात में लोग कम से कम 1 महीने पहले से ही जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं प्रसव के लिए, लेकिन विश्वास कीजिए ये एक लोग, इन्हें नमन करता हूँ, ये एक ऐसे स्तंभ है। और इस मौके में मैं अपने गांव की भी, यानी गांव सर, क्योंकि जब मौका मिलता है तो उन तमाम लोगों को जरूर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने वो समय साथ दिया है जब कोई नहीं देता है। तो गांव में ही जो मेरा बेटा जिसका जन्म हुआ था, तो उस बीच देखिए आप, जब प्रसव होने के दौरान थी, तो हमारी जिसे कहें पुफू जी समझ लीजिए, किरेली देवी उनियाल, वहीं पर स्वारी देवी उनियाल, या इससे पहले हम बड़ी जी बोलते थे, गंगाया बड़ी जी, ये लोग उस समय की जड़ी बूटियों के जानकार थे, और ये अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन मौके पे कभी कोई नाम याद कर ले इन्हें, तो यही इनकी सेवा है। और हम क्या दे सकते हैं? मुझे जहां तक याद है, कई बार हम घास दे दिया या कुछ इस तरीके के काम दे दिए, क्योंकि मौद्रिक भी उस समय नहीं हुआ करता था। तो इन लोगों ने बड़ी सेवाएं की यहाँ के जनमानस की, और ये नमन के योग्य है। पर्यावरण को लेके कह रहा था मैं कि देखिए आप, पर्यावरण पे उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा बातें होती पर्यावरण पे। इन परंपरागत चिकित्सा पद्धति के स्तंभों से बड़ा पर्यावरण भी तो कोई था ही नहीं। ये देखिए आप, सारे के सारे वैद्य जो थे, ये वैद्यशालाएं रखते थे अपने अगल बगल। हमारी दैविक चिकित्सा पद्धति में वन देवी का कॉन्सेप्ट है। अब वन देवी के नाम से तो वैसे भी आप चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितनी भी पाबंदियां लगा ले, लेकिन दैविक चिकित्सा का इतना बड़ा भय है कि एक बार अपराधी भी सोचेगा बड़ा कि यार कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो ये सारी की सारी विधाएं, हम इनको एक चिकित्सा के रूप में ही ना देखें, इनका बड़ा व्यापक स्तर है। प्रकृति को बहुत ज्यादा संरक्षण मिला है इनसे, दैविक चिकित्सा के माध्यम से। और सच कहें तो ये सबसे बड़े पर्यावरणविद है यहाँ पर। जो यहाँ के तांत्रिक जो प्रयोग भी करते थे इनके पशु पक्षियों के अंगों का, ये भी कहा जाता है कि जो मर जाते थे उनका भी एक तरीके से वो जो एक बदबू होनी थी, या जो एक उसका विकृत रूप होना था, उसका भी प्रयोग कर लेते थे। तो इस तरीके से ये विशुद्ध रूप में सर यहाँ के बहुत अच्छे पर्यावरणविद भी थे, और रोगोपचार के तो प्रमुख स्तंभ थे ही। अब पुराने लोग जो है, या हम लोग भी कहें आज स्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों से हमने उपचार किया है। हमने जब हमें कहीं पर नजर, जैसे भट्ट साहब ने कहा, अब तो यहाँ लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बचपन में लगा करती थी तो राख के टीके से ही उपचार हो जाता था, तो बढ़िया था। राख को भी आप वैज्ञानिक पक्ष से देखें, उसका तो है ही है उसका। जब हम अपने जितने भी ये साधु सन्यासी जो लेप लगा के चलते हैं, तो पहला तो यही है कि भाई ठंड को रोक देती है वो राख, और उसके अलावा भूत प्रेत छल छाया वगैरह से तो दूर रखती है। आज के डेट में हम इन पे प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं अंधविश्वासों पे डॉक्टर साहब, लेकिन उस समय जब यहाँ पर पूरा सारा घना जंगल था, चारों तरफ बाघ, चीता और पता नहीं क्या क्या स्थितियां थी, नदी नाले थे, गुफाएं थी, तो उस समय तो एक टहनी भी यदि हिलती थी तो कहीं ना कहीं लगता था कोई छल छाया हो गई है। जाके थोड़ी सी रखवाली करके यदि उपचार हो गया तो मान लीजिए कि बस उपचार हो गया। इससे बड़े डॉक्टर तो मैं कहूंगा आज के आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर भी कुछ नहीं है, यदि रोग ठीक हो गया। जी सर, अब आपके उस प्रश्न पे आऊंगा मैं डॉक्टर साहब। जी क्योंकि छूट गई थी बातें, तो मैं इसको अब आपने जो औजियों को लेके किया उस पर बात रखूं सर? हाँ, थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा सर, क्योंकि अभी जोशी सर के सवाल हैं, मुझे भी 1-2 सवाल करने हैं, शायद दोगुणा जी भी कुछ कहना चाहें। जी ठीक है सर, क्योंकि हम 1 घंटे का समय था तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। जी सर, मुझे लग रहा था कि कैसे करूंगा, लेकिन अब तो आपके साथ लग रहा है कि थोड़ी 1-8 घंटे और ही होता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आप विद्वान लोगों ने ठीक ठाक ढंग से
बात रखने का मौका दिया। सर औजियों की जहां तक बात है, औजियों पे तो बहुत प्रश्न है और कुछ एक ऐसी कविता भी है इन पे, उसे जरूर सुनिएगा आप, क्योंकि उसके सारे के सारे समाधान है उसी में। ये वास्तव में वो है। देखिए आप, यदि हम अपनी ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें, आज तक हमारी जितनी भी बातें हो रही है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों पे हुई है अभी तक बातें। औजियों का भी बहुत मान सम्मान है सर, हमारे जितने भी ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। और मैं बिल्कुल कहूंगा आपके इस लाइव शो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को बहुत मानते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में जितने भी उल्लेखित जो ऐसे लोग हैं, यदि उनके सम्मान में कहीं कमी हो रही है या हमारी मन भावनाओं में थोड़ी सी दूरियां आ गई है, तो वो नहीं आनी चाहिए। जब हम कागजों को प्रेम करते हैं, उनकी पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं, उनमें आप ओजियों का उल्लेख देखिए, तो ओजियों को तो अभी शंकर भगवान, ब्रह्मा, इनको तो हम सब मानते हैं भाई, सृष्टि रचयिता ब्रह्म जी। उसमें उल्लेख मिलता है कि गौतमी पुत्र के रूप में ये ब्रह्म की औलाद है, पुत्र है, शंकर भगवान की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए हैं, ये पुस्तकों में उल्लेख है। इन्हें सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और उल्लेख दें, क्योंकि ये बातें जो गांव में काम कर रहा है आदरणीय बोगना सर, उसे नहीं है मालूम। वो केवल यही जानता है कि जी मैं बहुत बहुत बड़ा ऐसा ही हूँ, बस कुछ नहीं है, मतलब मेरी कोई सामाजिकता, मेरी कोई ऐतिहासिकता नहीं है। तो ये बातें जरूरी आनी चाहिए, और इसे प्रबुद्ध समाज का, इसमें जरूरी नहीं है कि संबंधित समाज का ही वो सब कर सकते हैं इस तरीके की बातें, इससे मनोबल बढ़ेगा। या इस तरीके का उल्लेख मिलता है कि जो जम्मू कश्मीर के कौल पंडित है, ये लोग उनके वंशज है। ये सारी की सारी आदरणीय मदन भट्ट जी की पुस्तक 2007 में उत्तरांचल के उत्तरांचल के गायक दास, उन्होंने उल्लेख किया। बड़ा नाम है, प्रख्यात प्रोफेसर है MP जोशी सर, हमारे सरदेव जोशी सर, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा कि ये इस तरीके से केदारखंड में इनका उल्लेख है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो समाज के दोनों स्तंभ थे, वो दोनों के दोनों लोग पूजा के भागी थे। और हमारे सर प्रोफेसर DR पुरोहित जी को भी जरूर याद करना चाहूंगा, उनका तो बहुत बड़ा काम है इस क्षेत्र में। और उन्होंने स्वयं लिखा है कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि सभी लोग जो है, यानी कि अन्य वर्ग भी बारात वगैरह बजाते थे। अब मैं इस बात के लिए नहीं कहूंगा स्पष्ट कि वास्तव में परंपरागत बजाते थे कि नहीं बजाते थे, ये अलग मामला है, लेकिन हाँ, ढोल को लोक शौक के हिसाब से सब बजाते हैं। ये सब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब इन औजियों की इतनी ज्यादा सुदृढ़ता है, तो फिर हम इस सम्मान को क्यों नहीं देते हैं? दिया जाना चाहिए। मेरी इस बात को लेके सर, डॉक्टर साहब, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बात, अब मैं आज आपके सामने, आपने मुझे इतना सम्मानित मंच दे दिया, सेवा में हो गया मेरा, तो दूर दूर तक अब कोई संपर्क नहीं इन सब चीजों से। लेकिन ये लगता है कि कोई भी विद्वत व्यक्ति या समाज का कोई भी मजबूत स्तंभ जो शैक्षिक बौद्धिक रूप में हो, उन्हें उन तमाम चीजों की झूठी प्रशंसाओं पे तो कलम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है साहब, उस पर आप लिखते रहिए, झूठी प्रशंसा मिलेगी। सच्ची बातों को लिखने पर आलोचनाएं होगी, लेकिन सच्चाई भी तो स्पष्ट होगी। तो इस तरीके की जो इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं में जो हो रही है, अभी जैसे मैंने अभी बडोनी जी का स्वयं बेटा जो त्रिस्तव है, वो बहुत अच्छा ढोल वादन करता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की सामाजिक पहल हो, लोग इसको इस नजरिए से देखें, सम्मान बढ़ेगा। ये एक शब्द दिया उन्होंने, ढोलपन, कितना बढ़िया है। क्यों हम अब वही पुराना वाला शब्द ले? यदि आप ओजी शब्द का भी उल्लेख करें, तो ओजी तो हमारा संस्कृत के ओजस शब्द से बना हुआ शब्द है साहब। उदयन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर, आपकी बातों से हम पूरी तरह से सहमत हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि आप वो कविता हमें सुना दें फटाफट। हाँ सर, एक चीज और है सर, वह कविता मैं फटाफट सुनाता हूँ सर, और जरा लंबी है सर, थोड़ी सी सब्र सुन लीजिएगा, है सर। लेकिन इसमें सब कुछ मिल जाएगा, इनकी व्यथा, सम्मान, कहाँ क्या दिक्कत हुई है, सब है सर। जी सर। तो कर दूं सर शुरू? हाँ बिल्कुल सर, स्वागत है। थोड़ी सर, क्योंकि विषय है तो इस विषय में सब चीजों का अर्थ है इसमें। लंबी है सर, और थोड़ी माफ कीजिएगा। मैं ढोलवादक, मैं पथिक पथ निहारता, कांधे में बोझ भारी गूंज में ढोलवादक को देखा, नीरस मुख माथे की उम्मीदों में झट मैंने भी पूछ डाला,
नीरस मुख माथे की उम्मीदों में झट मैंने भी पूछ डाला, गूंज तुम्हारे ढोल की 7 समुद्र पार गूंजती, किंतु तुम्हें क्यों नहीं मालूम पड़ती, किंतु तुम्हें क्यों नहीं मालूम पड़ती। वह भी उच्छ्वास से बोला, वह भी उच्छ्वास से बोला, मैं जानता हूं तिमिरांचल में मैं खड़ा हूं, मैं जानता हूं तिमिरांचल में मैं खड़ा हूं। क्षितिज में जयकार होती, क्षितिज में जयकार होती, धरित्री पर पुकार नहीं होती। पंख मेरे भी फड़फड़ाते, पंख मेरे भी फड़फड़ाते, उड़ान आज भी नहीं भर पाते। मेरी नीरवता को गिरिराज चिन्हाता। हिमालय तो सब जगह आएगा साहब हमारा। मेरी गिर, देखो औषधियों में भी आया, तंत्र मंत्र में भी आया, और पूरी दुनिया को जीवन भी दे रहा है। मेरी नीरवता को गिरिराज चिन्हाता और मुझसे कहता, तुम्हारी स्वर्ण बेला की धुयाल, तुम्हारी स्वर्ण बेला की धुयाल, मांगल गीतों की मलय समीर सदियों से सुनता आया हूं। फिर सोचता हूं क्षितिज मैं तुम्हारा क्यों नहीं देख पाता हूं। माँ गंगा, सर थोड़ी रोकूंगा। माँ गंगा पे भी क्या है, गंगा जल का आज का जो हमारा मकर संक्रांति का दिवस भी है, इसमें भी यदि हमने गंगा माँ के तट पे स्नान किया हो तो ये भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का ही हिस्सा है, क्योंकि चर्म रोगों के लिए गंगा का जल, गंगा स्नान से ऊपर कोई विधान ही नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने, चारण साहब ने लिखा है कि यहाँ पर त्यों बोलो गंगा जी को कोप, इतनी भीषण एक सौगंध थी कि कोई इसे खा ही नहीं सकता था। तो ये हमारी आस्था है साहब, त्यों बोलो गंगा जी को कोप, यानी कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिसने कर दिया तो इस कसम को खा लें। इस तरीके से, खैर यहाँ गंगा से आई बात ना। माँ गंगा, माँ गंगा नहीं, क्षितिज मैं तुम्हारा मैं क्यों नहीं देख पाता हूं। माँ गंगा पूछती, माँ गंगा पूछती, धुन तुम्हारी मेरी स्तुति करती, धुन तुम्हारी मेरी स्तुति करती, किंतु मेरी अविरल धारा में तुम क्यों नहीं दिखते। ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, वैदिक संस्कारों का सच्चा साथी। सभी रस्म रिवाजों में गूंज मेरी आगे चलती, सभी रस्म रिवाजों में गूंज मेरी आगे चलती। फिर छोर पर खड़ा मैं क्यों रहता, फिर छोर पर खड़ा मैं क्यों रहता। और ये लाइन बहुत मार्मिक है सर। गांव में बूढ़े हो गए लोग, बहुत बूढ़े हो गए हैं, 95-90 साल की उम्र में है, और ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं कि बेवाक राय रखना भी बहुत जरूरी है सर, किसी न किसी को तो रखनी पड़ती है। अब 95 साल का बेटा अपने नाती पोता जड़पोतों की उम्र को नमस्कार करेगा तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं थी। तो ये स्वरूप रहा है, सुधार है उसमें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये रहा है, हम ये नहीं भूलेंगे। देखिए आप, ये लाइन है, गांव की गलियों को शहर बनते देखा, गांव की गलियों को शहर बनते देखा, खेलते बच्चों को बूढ़ा होते देखा। तीसरी पीढ़ी को आज भी मैं नमन करता हूं, तीसरी पीढ़ी को आज भी मैं नमन करता हूं। क्यों नहीं मैं आज भी बहुत बूढ़ा लगता हूं, क्यों नहीं मैं आज भी बहुत बूढ़ा लगता हूं। और इसका सबसे जो एक हतोत्साहित वाला पक्ष है, किसी भी ढोल वादक को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिला। और ये प्रश्न मैं गढ़वाल हिमालय के जनमानस से भी करता हूं कि आखिरकार जो आपके साथ हर जगह आपके साथ खड़ा है, आपके दुख सुख आपके सब में है, तो आखिर इस जनमानस ने क्यों नहीं कोशिश की है उनके लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने केदार नृत्य पे राजपथ यात्रा में उत्तराखंड के गांधी जी के इंद्रमणि बडोनी जी के साथ उन्हें नृत्य करवाया था वहां पर, वो आज 84 साल की उम्र में भी अपनी एक पेंशन के लिए तक नहीं प्राप्त हुई है, और 7 दिन तक जेल में भी रहे। तो क्या वो राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल सकता था उन्हें? ये सर, जी सर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, शो का मुद्दा नहीं है कि राज्य आंदोलनकारी का दर्जा। हाँ नहीं सर, नहीं, मैं इस कविता के माध्यम से कह रहा था ना। जी जी, थोड़ा फोकस्ड रहेंगे। जी सर, जी जी, आगे सर, आगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब मैं यहाँ से नहीं सर, समाज से पूछ रहा हूँ बातें। मुझे भी नहीं मिला सर। तीसरी पीढ़ी को आज भी बहुत बुरा क्यों नहीं लगता है। राज्य आंदोलनकारी का मैं सबसे बड़ा प्रहरी, कविता की लाइन थी सर, ये तब आया ना। राज्य आंदोलनकारी का मैं सबसे बड़ा प्रहरी, 4 पांति में डटकर आगे खड़ा, फिर भी हतप्रभ रह गया, पीछे से आकर कोई और तमगा बटोर गया। आखिर में मैं ढोल वादक विश्रांत पथ पर खड़ा हूं,
आखिर में मैं ढोल वादक विश्राम पथ पर खड़ा हूँ। अच्छा हो या पुरातन परंपरा नूतन कानों पर वास करे, अच्छा हो या पुरातन परंपरा नूतन कानों पर वास करे, मैं साक्षी हिमालयी धरोहर का, आखिरी है सर ये भाई, मैं साक्षी हिमालयी धरोहर का, जीत कर भी हार कर रह गया, जीत कर भी हार कर रह गया। मुझे धरोहर विरासत की कहते, मुझे धरोहर विरासत की कहते, गौरव गाथा मेरी करते, पराया तो क्या अपने भी नाता मुझसे नहीं जोड़ते, फिर कहते ढोल वादक संस्कृति के वाहक होते, फिर कहते ढोल वादक संस्कृति के वाहक होते। मुझे लग रहा सर सभी चीजों के उत्तर होंगे। और एक आखिरी पंक्ति सर, इसमें मैं अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री प्रसाद सेमवाल जी को भी नमन करूंगा, क्योंकि मैंने ये जब ये पोस्ट डाली थी तो उन्होंने लिखा था इसमें कमेंट कि इस तरीके की रचनाएं समाज के आगे आनी चाहिए। तो आपके मंच से मैं अपने टिहरी जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी आदरणीय सेमवाल सर, वो बहुत प्रख्यात और बहुत विद्वान साहित्यकार और बहुत बड़े शिक्षकविद है, उनको भी नमन करना चाहूंगा। जी सर, जोशी सर, भट्ट सर, भगना सर। बहुत से मैं जोशी सर से निवेदन करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। नहीं, मैं सिर्फ डॉक्टर पवन, बहुत ही रोचक विषय था, बहुत ही अलग सा विषय था इसका, क्योंकि आज हम एक संस्कृति के हमने दूसरे पक्ष को देखा और वो इतना रोचक या कहना चाहिए अनपब्लिश्ड वर्क है जो आपने बात कही। और जो सबसे पहले आपने शुरू में कहा था वो ये कि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का मूल आधार जो था वो परोपकार का था। वो पैसे शायद नहीं कमाना चाहते थे, वो परोपकार करना चाहते थे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही सर, आ रही है, वो कम आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। मैं सिर्फ जी, आ आपसे रही सर, सुन रहा हूँ कि क्या आयुष मंत्रालय ने, जो कि अभी गठित हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्होंने कोई रिकॉग्निशन, कोई पहल की है इन पद्धतियों को अपने मंत्रालय में शामिल करने की, ताकि उनका अध्ययन किया जा सके? क्योंकि मेरे पास एक रिकॉर्ड है 1926 में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि चीन की जो पारंपरिक जो ये पद्धति है ये, और तिब्बत की और भारत की, उन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति को लिया था। लेकिन ये जो दूसरी पद्धतियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं था। लेकिन आयुष मंत्रालय में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट, शायद एक ब्रांच खोली है जिसमें इन चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन भी किया जाएगा। तो वो एक तरह से एक रिकग्निशन है, एक तरह से एक उनको सम्मान दिया गया है इन पद्धतियों को कि हाँ, इनका भी अस्तित्व है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, आज 2011 है या 2021 है, 1950s में 60s में हमने देखा, या जो कहानियां हमने अपने बचपन में पढ़ी, उनमें राजवैद्य का जिक्र होता था। उनमें जो ये आज की चिकित्सा पद्धति वो कहीं जिक्र नहीं था। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक ऐसी घटना होते हुए देखी जिसका अशोक प्रताप सिंह जी ने या के.एस. रावत जी ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए थे। उसमें ये था कि अल्मोड़ा में एक बाजार है, लाला बाजार। अल्मोड़ा में एक लाला बाजार है, जिसमें आज से मैं आपको 45 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 45 साल पहले वहाँ का कल्चर ये था कि पूरे लोग, सब लोग, अल्मोड़ा के लोग लाला बाजार में घूमने आते थे ताकि सबसे मुलाकात हो जाए, नमस्कार पुरस्कार हो जाए। तो हम जब अपने ननिहाल से निकल रहे थे तो मेरी मौसी के ऊपर जलता हुआ कढ़ा जो था वो गिर गया, पूरे घर में कोहराम मच गया। तो नाना जी के साथ, जो नाना जी को थोड़ा एक अच्छी पोजीशन थी, उनको जो रिटायरमेंट के बाद भी वो जो उनके असिस्टेंट थे वो उनके साथ ही रहे। उन्होंने ये कहा कि पूरे घर से सब सदस्य निकल जाओ। वो सब निकल गए। तो उन्होंने रसोई में पता नहीं किस मसाले से क्या एक कहना चाहिए लेप बनाया कि जब मौसी 1-1.5 घंटे बाद रसोई से निकली अम्बुदा के साथ, वो बिल्कुल ठीक थी। और हम ताउम्र पूछते रहे अम्बुदा से कि भाई ये क्या चीज थी, क्योंकि बर्न जो है, आप देखिए पूरे विश्व में जलने से कितने लोगों की मौत होती है। बर्न का वो इलाज अम्बुदा ने जीवन के अंत तक हमको नहीं बताया। वो जो आप एक बार जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने मिस किया शायद उसको, कि ऐसे लोग अपने पारंपरिक ज्ञान को नहीं देते थे,
क्योंकि हिंदुस्तान में कई विद्याएं कई क्षेत्रों में ऐसी थी जो अभूतपूर्व हो सकती थी, लेकिन वो सुपात्र नहीं मिलता। उनको डर था कि इसका कमर्शलाइजेशन ना हो जाए, उनको डर था कि इसको कहीं और यूज ना करने लगे, इसलिए वो विद्या जो थी वो उन वैद्यों के साथ साथ चली गई। ये मेरा एक बड़ा, हैदराबाद में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और एक निश्चित दिन, जो आप कह रहे हैं ना, यो इसमें ग्रहों का एक समावेश होता है इस विद्या में, मछली डालते हैं सर। मछली, अस्थमा के रोगी पूरे विश्व, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं कि वो एक आपका मुंह खोलते हैं और अस्थमा के एक मछली आपको निगलवाते हैं और अस्थमा कई लोगों का ठीक हो जाता है। वो क्या विद्या है कोई नहीं जानता। किस लेप में मछली के छोटी छोटी मछलियां वो लेके आते हैं, उनको लेप में करते हैं और हजारों लोग लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं अस्थमा के पेशेंट्स, और वो मछली डालते हैं और मछली गले में डाली के निगल जाओ। थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि कई लोग अस्थमा से ठीक हो जाते हैं। तो ये विद्या जरूर है। और इतना इंटरेस्टिंग था कि 6:35 पे प्रोग्राम शुरू हुआ, 8:10 होने वाले हैं, कोई मौका मिला ही नहीं हमको बोलने का। आपकी प्रस्तुति इतनी सुंदर थी, इतनी 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 रोचक थी, और एक ऐसे विषय को लेकर थी जो अभी अबूझ है, जो बड़ा कोहरे में, घने कोहरे में घिरा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से हम विश्वास, एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये पद्धति जो हमारे शास्त्रों में थी, हमारी पारंपरिक, भारत की पारंपरिक पद्धति थी, इसका निदान हमें जरूर मिलेगा, प्रकाश में आएगी। क्योंकि एलोपैथी में मैंने देखा है जितने साइड इफेक्ट होते हैं इलाज के, वो शायद इन विद्याओं में नहीं है। इन विद्याओं से जो आदमी ठीक होता है, उसको शरीर के और व्याधियां उसमें पैदा नहीं होती हैं। एलोपैथी जरूर आज महंगी हो गई है, सब कुछ हो गई है, हमारा बिल्कुल विश्वास हो गया, हम चले जाते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो इन विद्या, इन चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है। इसलिए ये चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता दी जानी चाहिए। मेरा इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति, अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत धन्यवाद सर। हम अभी आपसे आज के सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन मैं इससे पहले पवन कुदवान साहब से एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं और इन परंपरागत लोक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो क्या आप खुद भी सर बच्चों के साथ भी या घर में आप कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति जानते हैं, कोई तंत्र मंत्र यंत्र संयंत्र जिससे आप ये सब काम कर पाते हो? डॉक्टर भट्ट साहब, एक तो आपकी इतनी मीठी वाणी और आपकी बड़ी प्यारी हंसी सर, इसने समय कब निकला पता नहीं चला। सर सच कहिए, आपको जब मैंने इस पे काम किया था उस समय मात्र मेरा उद्देश्य ये था कि जैसा आप पुकार रहे हैं, जैसा आप सम्मान दे रहे हैं, एक डॉक्टरेट की डिग्री करना, तो वो मिल गया था मुझे, और यहीं तक का मेरा होता है। अदरवाइज, और विशेष करके घर परिवार में ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब की मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि झूठी बातें करना या इधर उधर से जो वो करना, वो ऐसा नहीं है। हाँ, जिस पे काम क्या कर सकता हूँ अब, क्योंकि मैं एक तरीके से प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का, लेकिन ये जरूर है कि इस पे राइटिंग वर्क में कितना कर सकता हूँ ये किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर करता हूँ सर। जैसे मैंने आपको अभी बताया, उस समय तो मेरी डॉक्टरेट के लिए थी, मुझे नहीं था पता कि सफर यहाँ तक पहुंचेगा। मैं तो होटल में नौकरी कर रहा था, कहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब इसी पुस्तक ने, जो कि यहाँ पर लोक संस्कृति विभाग की ओर से ये प्रकाशित हुई सर, इसमें रुपए भी मेरे नहीं लगे, 65,000 रुपए लोक संस्कृति विभाग उत्तराखंड ने ही दिए थे। अब यहीं से मन में भाव आया कि जब हम वैद्यों की इसमें फोटोएं लगी हुई है, उनकी चिकित्सा पद्धति को रखा, तो क्यों ना कुछ और विषयों को भी उठाया जाए इसके साथ साथ, जिन पे काम किया जाए। तो इस ओर के लिए मैं आपको डॉक्टर साहब बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि शब्दों में ज्यादा काम कर पाऊंगा और भी, किंतु उपचार पद्धति नहीं डॉक्टर साहब। ये तो वही परंपरागत, और जो लोग इसके बिल्कुल मूल रूप से जो ज्ञाता है वही लोग ज्यादा करेंगे। जी धन्यवाद सर। मैं अब आदरणीय गिरीश जोशी सर से निवेदन करूंगा कि आज के सवाल का जवाब हम सब दर्शकों को दें। और अगर इससे पहले कुदवान साहब आपके पास कोई तंत्र मंत्र हो जिससे उस सवाल का जवाब मिल जाए तो बताइए।
अच्छा जी सर, जी जोशी सर। क्या बात डॉक्टर। देखिए मेरे पास जो जवाब मेरे स्क्रीन में जो है उसमें तो शायद कम जवाब थे आज, लेकिन एक ही जवाब एक मैं देख जवाब पाया केवल, है, जी एक ही जवाब, एक ही है, केवल एक है। और वो बिल्कुल ठीक ये है। था। डॉक्टर के.एस. चित्रा, जी सर, जी रजनीकांत शुक्ल जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। डॉक्टर के.एस. चित्रा वो उनका। लेकिन एक बात भट्ट जी मैं आपको बताऊं जी। कि जब हमने सीसीआरटी में स्कॉलरशिप शुरू की थी ना, तो ये के.एस. हम्म, चित्रा बहुत छोटी छोटी होती थी, और के.एस. चित्रा जो अच्छा है वो सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर हैं, और पूरे अच्छा, विश्व में इनका नाम हुआ, पूरे विश्व में। वाह। तो इतना नाम हो गया कि आपको सवाल बनाना पड़ गया उनके ऊपर आज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर के.एस. चित्रा, केरल। जी जी बिल्कुल सर। और रजनीकांत शुक्ला जी को बधाई, उन्हें पिछला जो चश्मा उन्होंने जीता था उनको आज मिला है। तो अब नया चश्मा उनके पास पहुंच जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि माय ऑप्टिकल्स के साथ साथ कुछ दिनों बाद कहीं दिल्ली में आपको रजनीकांत ऑप्टिकल्स की दुकान देखने को न मिले। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। तो चलिए, धन्यवाद सर। और मैं आपका आभारी हूँ, खासकर कुदवान साहब का। कुदवान साहब, आप शो में आए और आपने इतने रोचक तरीके से जो परंपरागत हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसा कि जोशी सर ने कहा, एकदम अछूता विषय है, और कोई शिक्षक, वो भी अंग्रेजी का शिक्षक, इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो ये बड़ी रोचक बात है। और के.एस. रावत जी कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि यदि संभव हो तो इन तथ्यों को अंग्रेजी में भी लिखिएगा, ताकि ये विदेशियों की भी समझ में जरूर सर। आए और बाकी लोग भी इससे लाभ ले सकें। जी जी सर, गिरीश बड़ोनी जी इस कह ओर रहे हैं काम कि करूंगा आपका सर। डॉक्टर राव साहब कार्य है। के कहेगा जी, बिल्कुल आपके सुझाव के अनुरूप कार्य करूंगा इसमें। जी जी, तो धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर कुदवान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस काम को आगे बढ़ा के समाज की, देश की और मानवता की सेवा करते रहेंगे। जोशी सर का आभार इतने खूबसूरत सवाल के लिए और उसके बेहतरीन जवाब के लिए। और रजनीकांत शुक्ला जी को फिर से बधाई कि उन्होंने आज फिर चश्मा जीता। और नागबेन सोइन जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि अब जाके नेटवर्क आया है। तो उपाध्याय जी, हमारा जाने का समय आ गया है, आपके नेटवर्क आ गया। बधाई आपको। यूट्यूब में देखिएगा इस आज के एपिसोड को। और आज से पहले, मैं जो नए दर्शक हैं या जो देर से जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इससे पहले के सभी 159 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। और हमारा एक एपिसोड कई कई किताबों के बराबर ज्ञान लिए हुए, जैसा कि आज का भी एपिसोड आपने देखा। तो आप सब समय निकालकर जब भी आपको मौका हो उन एपिसोड्स को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि द टीचर शो का जो कार्यक्रम है, जो इसका ज्ञान है, जो इसकी वार्ताएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ लें। सरकारी शिक्षकों का सरकारी शो द टीचर शो जारी है। अगला एपिसोड अगले बृहस्पति को, यानी 21 जनवरी को हम हाजिर होंगे ठीक 6:30 बजे द टीचर शो में, एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ और एक नए प्रश्न के साथ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जी सर, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, लास्ट में सर मैं द टीचर शो में हमारे डॉक्टर भट्ट साहब, सरदेव जोशी सर, ओगना सर और बिस जी, आप सबका सर पुनः मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूं। और मुझे जो आपने यहाँ पर बुलाया या जो भी मैंने अपनी बात आपके सम्मुख रखी, उस सब के लिए आपको बिल्कुल नमन करता हूं। और संभवतः एक मेरे लिए भी, जिसे कहें कि सर ने जो कही आज आज आपने डॉक्टर भट्ट साहब पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के तहत नजर लगने की भी जो बातें कही है, बहुत अच्छा है सर। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका और जीवन पर्यंत कोशिश करूंगा। आपको भरोसा दिलाता हूं कि सर जो भी कार्य होंगे शब्दों में हो, मेरे पूरे रूप से मानवीयता पे आधारित होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है यही एक चीज है जो आदमी को आगे बढ़ाती है। तो आप सबको पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। बहुत बहुत और आभार तमाम आपका। जितने टीचर्स जो हमारे शो में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी सुना, उनके लिए भी मैं मेरे ओर से प्रणाम, धन्यवाद। आपने मेरी बातें सुनी, अब खट्टी मीठी जैसी भी होगी स्वीकार कीजिएगा। बहुत पुनः सुंदर। आभार। बहुत शानदार सर, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को एक नए मेहमान के साथ द टीचर शो में। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। The Teacher Show.
द टीचर शो है ये सरकार, द टीचर्स शो कार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।